कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नोवेल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। सबसे ताकतवर धन प्रणाली अध्याय 1, विश्वासघात। अरे, ये महंगा शराब का पैकेट लेकर कौशल मल्होत्रा तक पा छोटे ऊंचा 2, वह भी चेरी लिक्विड बार में है। शहर की एक मशहूर शराब की दुकान का मैनेजर अचानक एक दुबले पतले नौजवान से बोला। वो नौजवान था रवि शुक्ला। उसने उलझन भरी नज़रों से अपने मैनेजर की तरफ देखा। लेकिन मुझे घर जाना है। और मैं तो सफाई कर्मचारी हूँ, डिलीवरी बॉय नहीं। मैनेजर ने बिना सुने ही शानदार पैकेट उसके हाथों में थमा दिया। ये लो तुम्हारी मजदूरी, 100 रुपये। तुम्हारे जैसे आदमी के लिए यही बहुत है। ज्यादा बहस मत करो और चुपचाप पहुंचा दो। रवि जानता था कि उसका मैनेजर गुस्सैल आदमी है। उसने कुछ न कहा और जल्दी से अपनी पुरानी साइकिल लेकर चल पड़ा। रवि एक गरीब छात्र था। शहर के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कौन नहीं जानता था रवि शुक्ला को? वही लड़का जिसके पिता एक बड़े कारोबारी थे लेकिन झूठे भ्रष्टाचार के आरोप में फंसकर बदनाम हो गए और फिर मौत का शिकार हो गए। बाद में पिता निर्दोष साबित हुए, मगर तब तक रवि के घर की जमापूंजी मां के इलाज और बड़े भाई की गैर जिम्मेदारियों में खत्म हो चुकी थी। मां भी बीमारी से चल बसी और भाई दुर्घटना में मर गया। पीछे छोड़ गया केवल ढेर सारा कर्ज। अब वह अकेला था, कर्ज चुकाने के लिए भी और अपनी पढ़ाई जिंदगी सब आलने के लिए भी। रवि की एकमात्र संबल थी उसकी प्रेमिका हिना। वह रवि के साथ थी, भले ही वह गरीबी की गहराई में क्यों न चला गया हो। बस हिना के लिए ही मेहनत करनी है, रवि सोचा करता। पुरानी साइकिल से पैडल मारते हुए वह पहुंचा चेरी लिक्विड, वह क्लब जहां सिर्फ अमीर लोग ही जाते थे। सामान्य हालात में रवि वहां का भी घुस भी नहीं सकता था। अरे रुक, ऐसे अंदर नहीं जा सकते। गार्ड ने रोका। रवि ने जल्दी से दुकान का कार्ड दिखाया। डिलीवरी लेकर आया हूं, कौशल मल्होत्रा के नाम। गार्ड ने जाने दिया। अंदर जाते ही रवि ने देखा वही कौशल, जो करोड़पति उद्योगपति जयंत मल्होत्रा का बेटा था। एक शराब की बोतल पर ही लाखों खर्च कर सकता था। वहीं एक कोने में रवि को दिखा उसका सबसे बड़ा दुश्मन, अजय सिंह। अजय वही लड़का था जो कॉलेज में हमेशा रवि को ताने मारता था। उसके पिता कभी रवि के पिता के कारोबारी प्रतिद्वंदी रह चुके थे। रवि का परिवार बर्बाद होते ही अजय को मानो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। लेकिन तभी तेज संगीत के बीच रवि ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, हिना की। वह नाच रही थी और उसके साथ था अजय। आज से मैं कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हिना का बॉयफ्रेंड हूँ, अजय ने शान से ऐलान किया और सबके सामने हिना को गले लगाकर किस कर लिया। रवि का खून खौल उठा। वह गुस्से से दौड़ा और अजय को जोर का मुक्का जड़ दिया। रवि, पागल हो गए हो? हिना चीख पड़ी और उसे रोकने आई, लेकिन अगले ही पल चटाक, हिना ने रवि को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। बस करो रवि, अब मुझे परेशान मत करो। मैं तुम्हारे जैसे गरीब लड़के के साथ क्यों रहूं? अजय मुझे अपार्टमेंट दिला सकता है, महंगे गिफ्ट्स दे सकता है। तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? रवि अवाक रह गया। हिना, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तो अपनी सारी कमाई तुम्हारे सपनों पर खर्च कर दी थी। लेकिन हिना ने घृणा भरी मुस्कान दी। अब बस, हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका था, समझ लो। अजय और हिना दोनों हंसते हुए रवि को देख रहे थे। अजय बोला, ये गरीब भ्रष्टाचारी का बेटा हिना जैसी लड़की का हकदार कभी हो ही नहीं सकता। आंखें लाल हो चुकी थीं रवि की, लेकिन तभी अजय ने अपने गुंडों को इशारा किया, इसे बाहर घसीटो और मजा चखाओ। गांव से आए रवि जैसा कमजोर लड़का कैसे 5 ताकतवर लोगों से भिड़ पाता। उन्होंने बेरहमी से उसकी पिटाई की। पेट पर लातें, चेहरे पर वार। खून से लथपथ होकर रवि गली में गिर पड़ा। मर गया क्या? किसी ने उसके जिस्म पर पैर मारा। मर ही गया होगा। अगर कल तक जिंदा रहा तो लाश को नदी में फेंक देंगे। रवि की नजरें धुंधली होने लगीं। दिल ही दिल में वह सोच रहा था, क्या ये दुनिया वाकई इतनी नाइंसाफ है? पिता को झूठा ठहराया गया, माँ बाप और भाई सब छिन गए। अब प्रेमिका ने भी धोखा दे दिया। क्या गलती थी उसकी? मोबाइल की रिंग पर उसने कांपते हाथ से फोन उठाया। हेलो, उधर से मैनेजर की चीखती आवाज आई। रवि, तू नौकरी से निकाला गया। तूने वो 70 लाख की शराब की बोतल तोड़ी है। अब तू मुझ पर इतना कर्जदार है। मर जा कहीं जाकर। इतना सुनते ही मोबाइल बंद हो गया।
ऊपर से बारिश भी जोरों से बरसने लगी। उस अंधेरी बदबूदार गली में रवि निढाल पड़ा रहा। शायद उसका अंत आ चुका था। धीरे धीरे उसकी चेतना बुझती चली गई। अंधकार छा गया। तभी नया स्वामी पहचाना गया। शरीर की जांच हो रही है। शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त। अब मरम्मत प्रक्रिया शुरू होगी। 1%। पहला मिशन। पॉकेट नॉवेल शैली में ऋषभ की आंख खुली। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी सुन्नता थी, पर उसने खुद को जबरदस्ती उठने पर मजबूर किया। वह अभी भी उसी सुनसान जगह पर था। धिक्कार है, मैं मर क्यों नहीं गया? नहीं, उसे मरना नहीं था। उसे तो अंशुल और हरिका से बदला लेना था। आप जाग गए, मालिक। ऋषभ तुरंत रुक गया। अचानक उसके सामने एक पारदर्शी चमकती हुई स्क्रीन हवा में तैरने लगी। यह क्या है? वह धीरे से बुदबुदाया और उसे छूने की कोशिश की। सबसे शक्तिशाली धन प्रणाली में आपका स्वागत है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे ही ऋषभ ने स्क्रीन को छुआ, वह बदल गई और वह 2 कदम पीछे हट गया। आखिर यह है क्या? और यह अचानक मेरे सामने क्यों आ गई? ऋषभ तेजी से चलने लगा, ये सोचकर कि शायद यह अजीब सी स्क्रीन खुद ही गायब हो जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब उसने अपने छोटे से किराए के कमरे का दरवाज़ा बंद किया, तब भी वह स्क्रीन उसका पीछा कर रही थी। ऋषभ ने घूर कर देखा, वह स्क्रीन ठीक उसके चेहरे के सामने आ गई। ये प्रणाली आपको सबसे अमीर और महान व्यक्ति बनने में मदद करेगी। आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं और उन सभी से बदला ले सकते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया। क्या आप तैयार हैं? ऋषभ ने अनजाने में ही सिर हिला दिया। उसने कई बार पलकें झपकाईं, लेकिन स्क्रीन वहीं रही। रोबोट जैसी आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही। 1 मिनट, मेरे शरीर में दर्द क्यों नहीं हो रहा? ऋषभ ने महसूस किया, वह अपने शरीर को आसानी से हिला डुला पा रहा था। इतनी जोरदार मार के बाद तो उसकी हड्डियां टूट जानी चाहिए थीं और उसे अस्पताल में होना चाहिए था। प्रणाली ने आपके बुरी तरह क्षतिग्रस्त शरीर की मरम्मत कर दी है। क्या आप सबसे शक्तिशाली धन प्रणाली को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? वह क्या है? ऋषभ ने पूछा, जो कुछ हो रहा था उससे अभी भी हैरान था। भले ही यह सब उसका वहम हो, पर उसे किसी न किसी बहाने की जरूरत थी, क्योंकि जिस हरिका पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसके धोखे से उसका दिल चकनाचूर हो चुका था। ऋषभ ने हमेशा हरिका की हर इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन लगता है उसके सारे प्रयास बेकार गए। उसकी प्रेम कहानी कितनी दुखद थी। ये प्रणाली आपकी मदद करेगी, मालिक। आप उस धन को फिर से पा सकते हैं जो आपके पास पहले था, बल्कि उससे भी ज्यादा। आप उन सभी से बदला भी ले सकते हैं जिन्होंने आपके और आपके परिवार के साथ गलत किया, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसने अतीत में आपके पिता पर झूठा आरोप लगा या था। क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ? ऋषभ धीरे से बुदबुदाया। वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, सिवाय इस प्रणाली को स्वीकार करने के। बेशक, आइए आपके दयनीय जीवन को ठीक करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये रही आपकी स्थिति। नाम, ऋषभ खां। उम्र, 21 साल। स्तर, कांस्य। उपनाम, गरीब बेचारा। अंक, 0। बुद्धि, 5/100। आकर्षण, 5/100। प्रभाव, 0/100। प्रतिष्ठा, 0/100। ताकत, 1/100। ये कैसी दयनीय स्थिति है। उद्धरण। ये सब देखकर ऋषभ को खुद पर तरस आने लगा। क्या आप इसे समझा सकते हैं? मैं अभी भी थोड़ा भ्रमित हूँ, ऋषभ ने फिर से पूछा। आपका स्तर आपके मिशन की कठिनाई या आपकी वर्तमान संपत्ति के आधार पर तय होगा। स्तर को कांस्य, रजत, स्वर्ण, हीरा और काला में बांटा गया है। आप मिशन पूरे करके अंक कमाएंगे, जिन्हें प्रणाली की दुकान में किसी भी चीज़ के लिए बदला जा सकता है। प्रणाली की दुकान अभी खुली नहीं है। आपका उपनाम वह है जो दूसरे आप में देखते हैं, और यह समय के साथ बदल सकता है। हर दिन आपको प्रणाली से अलग अलग मिशन मिलेंगे। आपको इनाम भी मिलेगा, जैसे पैसा या आपके गुणों में वृद्धि। क्या आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा है? ऋषभ ने धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं, पर मुझे कौन सा मिशन करना है? उद्धरण चिन्ह। आप मिशन सूची में मिशन खोज सकते हैं। ये रहे आपके वर्तमान मिशन। आपका पहला मिशन है, अपने कॉलेज में पहली बार जिस लड़की से मिलें, उसकी दिल से तारीफ करना। ये सुनिश्चित करें कि वह आपसे बहुत ज़्यादा अमीर हो। आपका इनाम, $1,00,000 और आपकी प्रतिष्ठा में जोड़ 1। ये कैसा मिशन है? मुझे ऐसा क्यों करना होगा? कॉलेज की लड़कियां तो मुझे एक कॉकरोच की तरह मानती हैं। निराशा में ऋषभ ने अपने बाल नोचे। ये सबसे आसान मिशन है, क्योंकि आपका स्तर अभी कम है। ऋषभ कुछ और नहीं कह पाया। उसने एक गहरी सांस ली, खड़ा हुआ और खुद को साफ करने लगा। किसी की दिल से तारीफ करना इतना भी मुश्किल नहीं है, खासकर अगर इनाम $1,00,000 हो। ऋषभ को याद भी नहीं था कि उसने इतनी बड़ी रकम आखिरी बार कब देखी थी। अगले दिन ऋषभ कॉलेज लौटा। हालांकि आज कोई क्लास नहीं थी, क्योंकि प्रोफेसर छुट्टी पर थे, लेकिन वह अपना पहला मिशन पूरा करने जा रहा था। उसने अपनी सारी पार्ट टाइम नौकरियां भी रद्द कर दी थी, क्योंकि अब उसे उनकी ज़रूरत नहीं थी।
उसे वह $1 लाख किसी भी कीमत पर हासिल करने थे। जैसे ही वह कॉलेज पहुंचा, उसे सबसे पहली लड़की जो मिले उसे दिल से तारीफ करनी थी। लेकिन अब तक उसे सिर्फ लड़के ही मिले थे। शायद इसलिए कि अभी बहुत सुबह थी, सिर्फ सुबह के 7 बजे। वहां सिर्फ मेहनती और किताबी कीड़े थे, जिनमें ऋषभ भी शामिल था। अरे, वह रही एक लड़की। पीछे से देखने पर उसने चैनल का एक गुलाबी रंग का सुरुचिपूर्ण ड्रेस और उसी ब्रांड के जूते पहने हुए थे। साफ था कि वह ऋषभ से कहीं ज्यादा अमीर थी। जल्दी करो, उसकी तारीफ करो, मालिक। अरे, यह इतना आसान नहीं है। ऋषभ को तो ये भी नहीं पता था कि वह कौन थी। माफ कीजिए, मिस, ऋषभ ने घबराते हुए कहा। लड़की धीरे धीरे पीछे मुड़ी, जिससे उसके सुंदर लंबे काले बाल धीरे से लहराए। स्ट्रॉबेरी शैम्पू की खुशबू तेज थी। ऋषभ ये देखकर बेहद घबरा गया कि वह किसके सामने था। ऋषभ अपने देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक में पढ़ता था, जो सिर्फ अमीरों के बच्चों के लिए जाना जाता था। ऋषभ जानता था कि उसकी तरह गरीब छात्रों की तुलना में वहां बहुत से अमीर छात्र थे। फिर भी ऋषभ ये जानकर हैरान था कि वह जिस लड़की के सामने था, वह कौन थी। अंजलि हरनानी, वह लड़की जिसके बारे में कहा जाता था कि वह कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है। वह पहली पसंद जो हर लड़के के लिए पहुंच से बाहर थी। सुंदर होने के अलावा ये लड़की अपने विश्वविद्यालय की टॉपर भी थी। वह हरनानी ग्रुप के संस्थापक वर्दिनंद हरनानी की पोती थी। ये कंपनी देश के सबसे अमीर समूहों में तीसरे नंबर पर आती थी। क्या हुआ? अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर और प्यारी थी। उस प्यारी मुस्कान को देखकर ऋषभ एक पल के लिए मंत्रमुग्ध हो गया। नहीं, बस, आप बहुत सुंदर हैं। माफ कीजिए। ऋषभ जल्दी से वहां से चला गया और कॉलेज के बगीचे में एक बड़े आम के पेड़ के पीछे छिप गया। आह, धिक्कार है, मैं बहुत घबरा गया था। आपने अपना पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। आपके खाते में $1 लाख का इनाम भेजा जाएगा और एक प्रतिष्ठा अंक जोड़ा गया है। आपके लिए एक अंक जोड़ा गया है। क्या मैं इतनी जल्दी सफल हो गया? ऋषभ ने उलझन में पूछा। आपका मिशन एक अमीर लड़की की दिल से तारीफ करना था और आपने ये कर दिखाया है। ऋषभ के पैर लड़खड़ा गए और वह घास पर बैठ गया। उसके तुरंत बाद बैंक से एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें लिखा था कि ऋषभ को $1 लाख मिल गए हैं। ऋषभ के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। ये सच है? बेशक, मालिक। अब दूसरे मिशन का समय है, क्या आप तैयार हैं? 3. ये प्रणाली सच में है। पॉकेट नॉवेल शैली में आपका दूसरा मिशन 2 महंगी वस्तुएं खरीदना है, जिनकी कुल कीमत 90 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो। आपका इनाम 5.5 करोड़ रुपए और आपके प्रभाव, प्रतिष्ठा और ताकत में जोड़ 5 अंक। इस बार आपको 5 अंक भी मिलेंगे। आपके पास इस मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर आप असफल होते हैं तो प्रणाली आपका सारा पैसा वापस ले लेगी। ऋषभ ने घड़ी की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि उसके पास मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 2 घंटे हैं। वह जल्दी से कॉलेज से निकला और आम्रपाली मार्ग की तरफ चल पड़ा, जहां लग्जरी स्टोरों की लाइन लगी हुई थी। आम्रपाली मार्ग उसके कॉलेज आकाशलक्ष्मी विश्वविद्यालय से ज्यादा दूर नहीं था। ऋषभ तेजी से चला और आखिरकार एक बहुत ही मशहूर लग्जरी ब्रांड के स्टोर के सामने रुका। ये स्टोर हमेशा ऊपरी वर्ग के लोगों या उन लोगों के लिए एक खास जगह थी जिन्हें दिखावा करना पसंद था। मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी अक्सर उस स्टोर से खरीदे गए सामानों का दिखावा करते थे। ऋषभ ने जबरन आत्मविश्वास के साथ स्टोर में प्रवेश किया। 5.5 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, इसमें शर्म कैसी। अंदर जाते ही हवा में पैसे की खुशबू भर गई। प्रदर्शन पर रखे सामानों की कीमत देखकर ऋषभ आश्चर्य से अवाक रह गया। वे तो एक चाबी की रिंग भी 5 लाख रुपए में बेच रहे थे। यह पागलपन है। सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? स्टोर के कर्मचारी ने पूछा। ऋषभ ने अपनी गर्दन के पीछे रगड़ी, असहज और भ्रमित महसूस कर रहा था। क्या कोई सबसे अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं जो मैं खरीद सकता हूँ, हो सके तो जिनकी कीमत 50 लाख रुपए के आसपास हो? ऋषभ ने कर्मचारी से फुसफुसाकर कहा। दुर्भाग्यवश ऋषभ की फुसफुसाहट वहां मौजूद कुछ दूसरे ग्राहकों ने सुन ली। वे ऋषभ पर हंसने लगे। ये ऋषभ खां नहीं है क्या? वही गरीब बेचारा, ये तो एक चाबी की रिंग भी नहीं खरीद सकता। क्या ये यहाँ चोरी करने आया है? असंभव, इस स्टोर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। यहाँ चोरी करना बेवकूफ़ी होगी। ओह, तो वे सच में उसे गरीब बेचारा कहते थे। प्रणाली ने उस उपनाम के बारे में सही कहा था। ऋषभ को अभी अभी इसका पता चला। उनकी बातें सुनने वाला कर्मचारी अभी भी मुस्कुरा रहा था, हालांकि वह सहज महसूस नहीं कर रहा था। मैं सच में इसका भुगतान कर सकता हूँ, चिंता मत करो, ऋषभ ने कर्मचारी से कहा। अचानक 2 लोगों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। सिर्फ आवाज़ से ही ऋषभ बिना मुड़े जान गया कि वे कौन थे। हरिका और अंशुल, तुम्हारे पास पैसे हैं। यह मैंने अपने जीवन का सबसे मज़ेदार झूठ सुना है, हरिका ने कहा। अरे, होश में आओ, तुम अब गरीब हो।
तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज तुम खाना खा पा रहे हो, अंशुल ने जवाब दिया। अगर तुम 50 लाख रुपए का एक कपड़ा भी खरीद सकते हो तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा, अंशुल ने कहा। हरिका जोर से हंसी और बोली, हे भगवान अंशुल, ऐसा नहीं होगा। शायद ये सच में इसे चुराना चाहता है, ये बस इसलिए नहीं भागा क्योंकि पकड़ा गया है। ऋषभ ने उनसे मुंह फेर लिया, उनकी बात मत सुनो, मुझे वह कपड़े दिखाओ जो मैंने मांगे हैं, ऋषभ ने कहा। उसने शांत रहने की कोशिश की, हालांकि उसके अंदर भावनाओं का तूफान उठ रहा था। वह भूल नहीं सकता था कि हरिका ने एक कमीने अंशुल के लिए उसे कैसे धोखा दिया था। ऋषभ को अब यह साबित करना था कि उसके पास पैसे हैं, ताकि उन्हें उसे अपमानित करने पर शर्म आए। ठीक है सर, हमारे पास नौजवानों के लिए उपयुक्त पुरुष कपड़े हैं। ये रहा हमारा संग्रह, इसमें अलग अलग कीमतें हैं। अगर आप 50 लाख रुपए के आसपास कुछ चाहते हैं तो ये 2 सही रहेंगे, स्टोर के कर्मचारी ने कहा। उसने डेनिम के 2 कपड़े दिखाए। वे आकस्मिक लेकिन शानदार लग रहे थे। एक की कीमत 46 लाख रुपए और दूसरे की 47.5 लाख रुपए थी। ठीक है, मैं दोनों लूंगा। ये रहा मेरा कार्ड, ऋषभ ने अपना कार्ड कर्मचारी को देते हुए कहा। अरे, दिखावा करना बंद करो ऋषभ, ये बहुत दयनीय है, हरिका ने कहा। अगर तुम भुगतान नहीं कर सकते तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा क्योंकि तुम इस स्टोर से चोरी करने की योजना बना रहे हो, अंशुल ने कहा। ऋषभ ने उनकी बातों को अनदेखा करने का नाटक किया। हालांकि स्टोर के लोग उसके बारे में बुरा भला कहने लगे थे। ऋषभ वहां सबके आकर्षण का केंद्र बन गया था। कुछ ने तो वीडियो रिकॉर्ड करने की भी हिम्मत की। ऋषभ ने उनकी परवाह नहीं की क्योंकि उसके पास भुगतान करने के लिए पैसे थे। उसे जल्द ही अतिरिक्त 5.5 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। सर, माफ़ कीजिए, लगता है हमारा भुगतान सिस्टम खराब हो गया है, पर मैं दूसरी मशीन का इस्तेमाल करूंगा, इसलिए कृपया धैर्य रखें, स्टोर के कर्मचारी ने कहा। ऋषभ ने डर के मारे घूंट निगल लिया। अचानक डर उसके दिमाग में घुस गया। क्या ये सब सिर्फ तनाव के कारण पागल होने से पैदा हुई मेरी कल्पना थी? डरो मत मालिक, सबसे शक्तिशाली धन प्रणाली असली है। क्या हो रहा है ऋषभ? क्या मशीन खराब है या तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं? हरिका ने एक उपहास भरी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, यह जरूर। अंशुल की बातें वहीं रुक गईं जब उन्होंने भुगतान मशीन की बीप की आवाज़ सुनी, जिसने ये घोषणा की कि लेनदेन सफल रहा है। भुगतान सफल रहा, ये रहा आपका बिल और यह रही आपकी शॉपिंग बैग। हमारे स्टोर से खरीदारी करने के लिए धन्यवाद। ऋषभ ने एक बड़ी मुस्कान के साथ वह शानदार कागज का बैग लिया। आपका दूसरा मिशन सफल रहा। 5.5 करोड़ रुपए का नकद इनाम आपके खाते में भेजा जाएगा और आपके प्रभाव, प्रतिष्ठा और ताकत में 5 अंक जोड़े जाएंगे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, आपने 5 अंक कमाए हैं। ये प्रणाली सच में असली है। ऋषभ को अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। जैसे ही बैंक का नोटिफिकेशन आया, वह जोर से मुस्कुराया। वह उस पैसे से बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता था, जैसे एक नया घर या एक नई कार। नहीं, सबसे ज़रूरी बात एक नई, आरामदायक जगह थी जहां वह रह सके। ऋषभ का किराए का घर उसके लिए बहुत छोटा था और आसपास का माहौल भी बहुत खराब था। हल्के कदमों से ऋषभ शहर में चला। वह अब वहां पराया महसूस नहीं कर रहा था। उसके पास अब पैसे थे। अब थोड़ी सी तनख्वाह के लिए दिन रात काम करने की ज़रूरत नहीं थी। अब हर दिन एक गुस्सैल बॉस से डांट खाने की ज़रूरत नहीं थी। अब तुच्छ बातों की चिंता नहीं थी। अब और नहीं। उफ, ऋषभ का मूड अचानक बहुत अजीब हो गया। उसके छोटे कंधों पर जो भारी बोझ था वह अचानक उतर गया। तो तुम यहाँ हो, छोटे शैतान। ऋषभ तब चौंक गया जब उसने अपने सामने 5 जाने पहचाने गुंडों को देखा। वे उस साहूकार के गुर्गे थे जिसने अतीत में ऋषभ के बड़े भाई को पैसा उधार दिया था। वह कर्ज आज भी मौजूद था क्योंकि वे बेहिसाब ब्याज वसूलते थे। कर्ज काफ़ी बढ़ चुका था जिससे ऋषभ को बहुत मुश्किल हो रही थी। आज आपका तीसरा मिशन है, अपना सारा कर्ज पूरी तरह से चुकाना। आपका इनाम, आपके द्वारा चुकाई गई राशि का 3 गुना। मैं अभी सब कुछ एक साथ चुकाऊंगा, तो कुल कर्ज कितना है? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ की बात सुनकर 5 गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। तुमने अभी क्या कहा? सब कुछ चुकाना? हा हा हा, क्या तुमने अपनी किडनी बेच दी है बच्चे? अरे, तुम लोग चुप हो जाओ। ये कर्ज चुकाने वाला है, देखते हैं कि क्या ये गंभीर है या नहीं, उनके नेता ने कहा, जो उन सब में सबसे ताकतवर और बड़ा था। अगर मैं सब कुछ चुका सकता हूं तो तुम्हें यहां से चले जाना होगा और मुझे फिर कभी परेशान नहीं करना, ऋषभ ने कहा। गिरोह के नेता ने ऋषभ के कंधे पर हाथ रखा, उसे गंभीरता से देखते हुए। बच्चे, अगर तुमने शुरू से ही समय पर कर्ज चुकाया होता तो हम तुम्हें परेशान नहीं करते। लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं क्योंकि तुम्हारे अंदर दृढ़ता है, तुम्हारे भाई के विपरीत। अगर तुम 45 लाख रुपए चुका सकते हो तो मैं बाद में मुसीबत में पड़ने पर तुम्हारी मदद भी करूंगा। चूंकि गिरोह का नेता गंभीरता से बोल रहा था, ऋषभ ने तुरंत सब कुछ चुका दिया। 45 लाख रुपए। ऋषभ के बड़े भाई का शुरुआती कर्ज सिर्फ 15 लाख रुपए था।
तुम सच में सब कुछ वापस चुका सकते हो? हा, पागल हो, तुम सब इस बच्चे से माफ़ी मांगो। ऋषभ तब चौंक गया जब वे अचानक उसके सामने झुक गए। हमें माफ़ कर दो, उद्धरण चिन्ह। ऋषभ को उस पल एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। 4. सच या दिखावा। पॉकेट नॉवेल शैली में कर्ज चुकाने का मिशन सफल रहा। आपको 1.35 करोड़ रुपए का इनाम मिला है। आपने 2 अंक कमाए हैं। ऋषभ के हाथ कांप रहे थे जब उसने देखा कि उसके खाते में 1,45,65,000 रुपए जमा हो गए हैं। यह अविश्वसनीय है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे इतनी बड़ी रकम मिलेगी। उसके किराए के छोटे से कमरे के दरवाजे पर जोरदार, बेचैनी भरी दस्तक हुई। वह कमरा बहुत छोटा और खस्ताहाल था, इसलिए उसका किराया बहुत कम था। हर जगह बहुत टूट फूट थी और ऋषभ ने ही उसे रहने लायक बनाया था। ऋषभ ने दरवाज़ा खोला और वहां मकान मालिक को एक औरत के साथ खड़ा पाया। अरे ओ लड़के, अपना सामान बांधो और यहाँ से निकलो। मेरी गर्लफ्रेंड इस कमरे में आ रही है। तुम किराया देने में देर कर चुके हो, इसलिए तुम्हें अभी निकलना होगा, उस आदमी ने अप्रिय चेहरे के साथ कहा। ऋषभ ने कुछ नहीं कहा, उसने बस जल्दी से अपना सामान पैक किया और उस आदमी की प्रेमिका को कमरे में चारों तरफ देखने दिया। आज आपका चौथा मिशन है, उस आदमी के बेवफाई का पर्दाफाश उसकी पत्नी के सामने करना। इनाम, द मनो रेजिडेंस नामक इमारत में एक शानदार फ्लैट। ऋषभ की आंखें फैल गईं। द मनो रेजिडेंस सबसे शानदार अपार्टमेंट इमारतों में से एक थी। वहां के सबसे सस्ते फ्लैट की कीमत 5.6 करोड़ रुपए थी और सबसे सस्ता किराया 5 लाख रुपए प्रति माह था। अगर ऋषभ को द मनो रेजिडेंस में एक फ्लैट मिल सकता है तो बेवफाई का पर्दाफाश करना आसान था, भले ही वह सबसे सस्ता ही क्यों ना हो। अपने पुराने खरोंच वाले स्मार्टफोन से ऋषभ ने उस बेवकूफ़ आदमी और उसकी प्रेमिका पर कैमरा लगाया। वे दोनों बेवकूफ़ प्रेमी छोटी सी बालकनी में गले मिल रहे थे। वह औरत सबसे साफ सुथरा और व्यवस्थित फ्लैट पाकर बहुत खुश थी। खैर, उसे ऋषभ का धन्यवाद करना चाहिए जिसने टूटे फूटे फ्लैट को ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। लेकिन ऋषभ कुछ नहीं कहेगा और शांति से चला गया। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, मैं जा रहा हूँ मालिक। मज़े करो, ऋषभ ने फ्लैट का दरवाज़ा जोर से बंद करने से पहले कहा। पर ऋषभ अभी तक वहां से गया नहीं था। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह बेवकूफ़ जोड़ा वहां कुछ गंदी हरकतें करेगा। ठीक है, अब उस आदमी की पत्नी को वीडियो सबूत भेजने का समय था। उस आदमी की पत्नी को हाँफते हुए वहां पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। ऋषभ उसे देखकर मुस्कुराया और उसे दिखाया कि उसका पति और उसकी प्रेमिका कहाँ थे। मकान मालिक? नहीं, मकान मालिक के पति को इतनी अच्छी पत्नी पाकर शुक्रगुजार होना चाहिए। हालांकि उस आदमी की पत्नी अपनी प्रेमिका की तरह पतली नहीं थी, फिर भी वह काफ़ी खूबसूरत थी। एक खूबसूरत पत्नी, पैसा और प्यारे बच्चे होने के बाद भी वह आदमी एक प्रेमिका की तलाश में था। ये सच में पागलपन था। जल्द ही वहां एक हंगामा खड़ा हो गया। कुछ लोग उत्सुकता से अपने फ्लैट से बाहर निकल आए। उस आदमी की पत्नी ने प्रेमिका को फ्लैट से बाहर धकेल दिया। हालांकि यह एक गंदगी थी, लेकिन इसे देखकर ऋषभ को सुकून मिला। आपने एक औरत को उस बेवकूफ़ आदमी से सफलतापूर्वक बचाया है जिसने उसे धोखा देने की कोशिश की थी। ये रहे द मनो रेजिडेंस इमारत में एक फ्लैट के स्वामित्व के सभी दस्तावेज। अचानक ऋषभ के सामने एक काला कागज़ का बैग दिखाई दिया। जब ऋषभ ने इसे खोला तो कागज़ के बैग में वे सभी दस्तावेज थे जिनकी उसे ज़रूरत थी। ऋषभ ने उन्हें सावधानी से रख लिया, फिर उसे लेने के लिए एक उबर ड्राइवर को बुलाया। शहर के बीचों बीच सबसे शानदार अपार्टमेंट इमारत के सामने कार को पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। कॉलेज से थोड़ा दूर, लेकिन फिर भी काफ़ी नज़दीक। बिल्कुल सही, पूरी तरह से सही। सर, आपने ज़्यादा भुगतान कर दिया है, ड्राइवर ने कहा। ऋषभ मुड़ा और मुस्कुराया। नहीं, मैंने जानबूझकर आपको ज़्यादा दिया है, बस इसे ले लो। ड्राइवर के धन्यवाद देने के बाद ऋषभ ने टैक्सी का दरवाज़ा बंद कर दिया। ऋषभ अपार्टमेंट इमारत के सामने रुका। उसने इमारत की तरफ देखा। शानदार, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह वहाँ मुफ्त में रह सकता है। स्थिर कदमों के साथ ऋषभ अपार्टमेंट इमारत में चला गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने वहाँ हलचल देखी। ऋषभ हैरान था कि ऐसी संभ्रांत जगह पर भी हलचल थी, लेकिन ये जानने के बाद कि इस हलचल का कारण कौन था, उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। एक बार फिर यह अंशुल खंडेलवाल था। अब अंशुल सिर्फ इसलिए हंगामा कर रहा था क्योंकि उसे धोखा दिया गया था। उसने 2 मासूम रिसेप्शनिस्ट को डर से सहमा दिया था। आज आपका आखिरी मिशन है, अंशुल खंडेलवाल को इमारत से बाहर निकालना। ऋषभ की आंखें अविश्वास में फैल गईं। वह ऐसा कैसे कर सकता था? अंशुल उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। नाइट क्लब में ऋषभ अंशुल को हरा सकता था क्योंकि वह बहुत ज्यादा भावनात्मक स्थिति में था। इनाम, प्रतिष्ठा, आकर्षण और ताकत में जोड़ 5, साथ ही अतिरिक्त जोड़ 5 अंक। अगर आप यह नहीं करते तो आपके सारे पैसे और फ्लैट वापस ले लिए जाएंगे। ऋषभ मिशन पूरा न करने पर मिलने वाली सज़ा से और भी ज्यादा हैरान था। नहीं, वह इस मिशन में असफल नहीं हो सकता था।
ऋषभ ने हिम्मत जुटाई और पास गया। इस फ्लैट के मालिकाना दस्तावेज फर्जी कैसे हो सकते हैं? मैंने पहले ही बहुत सारे पैसे दिए हैं। 3.5 करोड़ रुपए। अंशुल चिल्लाया। सर, हमारे मैनेजर जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। तो चुप हो जाओ, तुम लोग बस मुझे अपमानित करना चाहते हो, है ना? तुम लोग मुझे 3.5 करोड़ रुपए का भुगतान कैसे करोगे? हाँ। गुस्से में अंशुल ने 2 मासूम रिसेप्शनिस्ट को मारने के लिए हाथ उठाया। सौभाग्य से ऋषभ सही समय पर पहुंचा। उसने अंशुल का हाथ पकड़ा और उसे मारा। अरे तुम कमीने, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंशुल खड़ा हुआ और ऋषभ पर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन 2 सुरक्षाकर्मी सही समय पर उसे रोकने के लिए आ गए। तुम्हारी जानकारी के लिए, अंशुल, यहाँ सबसे सस्ते फ्लैट की कीमत 5.6 करोड़ रुपए है। अगर तुम्हें सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए देने हैं तो ये साफ तौर पर एक धोखाधड़ी है। तुम्हें उस कीमत पर कोई और फ्लैट खरीदना चाहिए था। क्या तुमने इसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति से भी खरीदा था? ऋषभ ने कहा। मुझे भाषण मत दो, कमीने। तुम्हारे दस्तावेज भी शायद फर्जी होंगे, है न? अंशुल ने उन दस्तावेजों की तरफ इशारा किया जो ऋषभ के पास थे। वे अंशुल के दस्तावेजों के लगभग समान थे। मैनेजर आ गए और दोनों रिसेप्शनिस्ट को राहत मिली। मुझे अपने दस्तावेज दिखाए, मिस्टर खंडेलवाल, मैनेजर ने कहा। उस लड़के के भी जांच लो, मुझे यकीन है कि यह भी मेरे जैसा फर्जी है। वह सिर्फ एक गरीब लड़का है जिसके पास कुछ भी नहीं है, अंशुल ने आत्मविश्वास से कहा। यह सुनकर ऋषभ मुस्कुराया और अपने दस्तावेज भी मैनेजर को दे दिए। ठीक है मिस्टर मैनेजर, आप मेरे दस्तावेज भी जांच सकते हैं। देखते हैं कि क्या मेरा भी फर्जी है, ऋषभ ने कहा। अंशुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए असली वाला खरीदने के लिए पैसे होना असंभव है, तुम गरीब कमीने। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने उस पल भड़कने की कोशिश नहीं की। वह मुस्कुराता रहा जबकि अपार्टमेंट इमारत के मैनेजर ने उनके दस्तावेजों की जांच की। मिस्टर अंशुल खंडेलवाल के दस्तावेज फर्जी हैं। आप नवीनतम व्यक्ति हैं जिसे गीदर रालेस नामक किसी व्यक्ति ने धोखा दिया है। चिंता मत करो मिस्टर अंशुल, हम आपको दोषी को खोजने और आपके पैसे वापस दिलाने में मदद करेंगे। जहां तक मिस्टर ऋषभ खां की बात है, आपके दस्तावेज असली हैं, मैं इसकी 100% गारंटी देता हूं, मैनेजर ने कहा। अंशुल, जिसे यकीन नहीं हुआ, अचानक मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया। तुम झूठ बोल रहे हो, है न? क्या तुमने मेरे वाले को उसके साथ बदल दिया? धिक्कार है। परिणामस्वरूप मैनेजर को लगभग नुकसान पहुंचाने के लिए अंशुल को बाहर निकाल दिया गया। आपने अपना आखिरी मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। आपका इनाम, प्रतिष्ठा, आकर्षण और ताकत में जोड़ 5। आपको अतिरिक्त 5 अंक भी मिले हैं। आखिरकार दिन का आखिरी मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया, जिससे ऋषभ संतुष्ट था। उसे यकीन था कि अंशुल अगले दिन उससे मिलने आएगा, क्योंकि वह ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि ऋषभ के पास अब पैसे थे। आइए, मैं आपको आपके फ्लैट तक पहुंचा देता हूं, मिस्टर ऋषभ खां, मैनेजर ने कहा। 5 बुरा फ्लैट। पॉकेट नॉवेल शैली में। आपके मालिकाना दस्तावेजों के अनुसार यह आपका फ्लैट है। हमारे पास यहाँ सबसे कुलीन और पूरी सुविधाएं हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है मिस्टर खां, अब मैं चलता हूँ, मैनेजर ने ऋषभ को अलविदा कहा, जो अभी भी आश्चर्य से अपने नए फ्लैट को घूर रहा था। यह उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। यह पूरी तरह से सुसज्जित फ्लैट एक परिवार के लिए उपयुक्त था। इसमें एक मास्टर बेडरूम और 2 अतिरिक्त बेडरूम थे। एक लिविंग रूम, एक बड़ा कमरा, 4 बाथरूम, एक बहुत ही विशाल बालकनी, एक शानदार रसोईघर और यहाँ तक कि एक कपड़े धोने और सुखाने का इलाका भी था। परिवार के लिए ऐसा फ्लैट यकीनन सबसे सस्ता नहीं था। ऋषभ ने फिर से अपने मालिकाना दस्तावेजों को देखा। पता चला कि इस फ्लैट की कीमत 6.7 करोड़ रुपए थी। कोई आश्चर्य नहीं कि सब कुछ ऋषभ की उम्मीदों से ज्यादा था। ऋषभ मास्टर बेडरूम की तरफ गया। उसने अपना सामान वहां रखा, फिर बाथरूम में चला गया। वह हमेशा से जो करना चाहता था वह था जकूज़ी के गर्म पानी में आराम से बैठना। ये बहुत आरामदायक लगा। आज उसने कई मिशन पूरे किए थे। वह कल का इंतजार नहीं कर सकता था। प्रणाली, क्या मैं अपनी स्थिति की जांच कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं, ऋषभ ने अपने स्नान का आनंद लेते हुए कहा। बेशक मालिक, ये रही आपकी स्थिति। नाम, ऋषभ खां। उम्र, 21 साल। स्तर, कांस्य। उपनाम, गरीब बेचारा। अंक, 13। बुद्धि, 5/100। आकर्षण, 10/100। प्रभाव, 5/100। प्रतिष्ठा, 11/100। ताकत, 11/100। ओह, मैं अभी भी एक गरीब बेचारा हूँ, ऋषभ ने बुदबुदाया। आपको समाज की नज़रों में अपनी प्रतिष्ठा फिर से हासिल करनी होगी, मालिक। दैनिक मिशनों को पूरा करके आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और दूसरों की धारणाओं पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस दुनिया में कुछ भी तुरंत नहीं मिलता, भले ही सबसे शक्तिशाली धन प्रणाली उसके साथ आ गई हो। कोई बात नहीं, वह और भी ज्यादा मेहनत करेगा। जब तक कोई उसे नीचा नहीं देख सकता।
अगली सुबह जब वह उठा तो उसने अपने सामने प्रणाली की स्क्रीन देखी, जिस पर दिन का उसका पहला मिशन पहले से ही लिखा हुआ था। शुरुआत में ऋषभ ने उत्साह में इसे जल्दी से पढ़ा, लेकिन इसे पढ़ने के बाद क्या यह मजाक है? आज आपका पहला मिशन है संयुक्त बैंक में $10 लाख का निवेश करना। आपका इनाम 1 लाख विरकोइना मुद्रा। अगर आप यह नहीं करते तो आपका सारा पैसा चला जाएगा। ऋषभ का शरीर उस पल ढीला पड़ गया। उसका उत्साह कम हो गया। विरकोइना एक बहुत ही नई क्रिप्टो करेंसी है। इसका वर्तमान मूल्य लगभग 40 रुपये है। ऋषभ ने अक्सर इस तरह की डिजिटल मुद्राओं के विफल होने के बारे में सुना था। उनमें से सभी बिटकॉइन की तरह नहीं होंगी, जिसकी प्रति सिक्का कीमत अब लगभग 95 लाख रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन अगर उसका सारा पैसा चला गया तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर संयुक्त बैंक एक नया खुला बैंक है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऋषभ वहां निवेश करता है तो भी उसके पास लगभग 45.65 लाख रुपए रहेंगे। एक अनिश्चितता की भावना के साथ ऋषभ ने प्रणाली के निर्देशों का पालन किया और संयुक्त बैंक में निवेश करने के लिए 10 लाख का खर्च किया। आपने अपना पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और 1 लाख विरकोइना मुद्रा का इनाम जल्द ही आपका होगा। आपको अतिरिक्त 3 अंक भी मिले हैं। अब विरकोइना पर एक अकाउंट बनाएं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ऋषभ की उंगलियां आलस से चली क्योंकि उसने विरकोइना पर एक अकाउंट बनाया। पंजीकरण करते ही उसे 1 लाख विरकोइना मिल गए। यह एक धोखाधड़ी वाला निवेश लगता है। ऋषभ ने क्या किया है? अलविदा $10 लाख। ऋषभ तुम्हें याद रखेगा। रो मत, तुम्हें जल्द ही उससे ज्यादा मिलेगा। क्या आप दूसरे मिशन के लिए तैयार हैं? मुझे पहले तैयार होने दो। प्रणाली। आज सुबह 10 बजे मेरा एक लेक्चर है। शुभकामनाएं मालिक। ऋषभ बिस्तर से उठा और पर्दे खोले। सुबह की धूप तुरंत उसके सुंदर चेहरे पर पड़ी। ऋषभ ने मुख्य कमरे में छोटी सी बालकनी से जुड़ा दरवाज़ा खोला। सुबह की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया, उसके मुलायम बालों को उड़ाया। शानदार फ्लैट में एक उज्ज्वल सुबह। जीवन की एक विलासिता जिसका ऋषभ ने पहले कभी सपना देखने की हिम्मत नहीं की थी, अब अचानक उसके पास आसानी से आ गई थी। बहुत ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए ऋषभ ने तुरंत नाश्ते के लिए पास के रेस्तरां से खाना ऑर्डर किया जो फ्लैट के साथ सहयोग करता था। फिर वह अपने खाने के आने का इंतजार करते हुए नहाने चला गया। हर सुबह नहाना ऋषभ की आदत बन गई थी, खासकर जब वह एक उष्णकटिबंधीय देश में रहता था। इससे उसे ताजगी महसूस हुई और वह बाद में मिलने वाले सभी मिशनों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। मुझे लगता है कि मुझे कुछ नए कपड़ों की ज़रूरत है, ऋषभ ने बुदबुदाया। उसने महसूस किया कि उसके पास पहनने के लिए बहुत कम अच्छे कपड़े थे, लेकिन आज उसके पास वे कपड़े थे जो उसने पहले खरीदे थे, जिनकी कीमत 47 लाख रुपए थी। जब वह शीशे में खुद को देख रहा था तो उसने वहां एक सुंदर नौजवान को देखा। ये बहुत अपरिचित लगा, लेकिन एक अच्छे तरीके से। उसने सुना कि उसका नाश्ता आ गया था, इसलिए वह जल्दी से दरवाज़ा खोलने गया। आज आपका दूसरा मिशन है उस लड़की का अभिवादन करना और उसके साथ फ्लर्ट करना जिसकी आपने कल तारीफ की थी। आपको इनाम के रूप में एक लग्जरी कार मिलेगी जो कैंपस की पार्किंग में पहुंचा दी जाएगी। अगर आप इस मिशन को मना करते हैं तो कोई सज़ा नहीं होगी, लेकिन एक लग्जरी कार को कौन मना करेगा? ऋषभ को भी टैक्सी का इस्तेमाल करने के बजाय एक कार की ज़रूरत थी। अंजलि हरिनानी को अभिवादन करना और उसके साथ फ्लर्ट करना, है न? ऋषभ ऐसा कर सकता है और फिर भाग सकता है। ये बहुत आसान था। ऋषभ इधर उधर घूमता रहा, बाएं दाएं देखते हुए उस सुंदर लड़की को ढूंढ रहा था जिसके पास पहुंचना मुश्किल था। ओह, वह वहां है। वह बैठी है। ओह नहीं, मुझे लगता है कि मैं इस मिशन को मना करूंगा। प्रणाली। ऋषभ ने बुदबुदाया। कयान विलानी से मिलना उसके दिमाग में कभी नहीं आया था। वह भूल गया था कि अंजलि हरिनानी कयान विलानी की चचेरी बहन थी और दोनों के संबंध अच्छे थे। हालांकि वे अक्सर बहस भी करते थे। क्या आपको हारे हुए इंसान की तरह रहना पसंद है, मालिक? उफ, ये बहुत मुश्किल है। अरे रुको, अब उसके पास उस महंगी शराब को तोड़ने के लिए हुए कर्ज का भुगतान करने के लिए पैसे थे। ठीक है, शांत हो जाओ ऋषभ, तुम ठीक रहोगे। उसने खुद को आत्मविश्वास के साथ चलने पर मजबूर किया। अंजलि और कयान का सामना किया जो पता नहीं किस बारे में बात कर रहे थे। नमस्ते। ओह, क्या तुम्हें कोई चोट लगी है, अंजलि? ऋषभ ने लड़की को एक छोटी सी मुस्कान देते हुए पूछा। उसने कयान को अनदेखा करने की कोशिश की जो उसे ऐसी निगाहों से घूर रहा था जब किसी भी पल उसकी खोपड़ी में छेद कर सकती थी। हाँ, अंजलि ने भ्रमित होकर पूछा। एक फरिश्ता जो आसमान से गिरा हो, उसे चोट जरूर लगी होगी, है न? हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, भूल जाओ। ऋषभ भागने के लिए तैयार था, लेकिन दुर्भाग्य से कयान ने उसके कॉलर के पीछे का हिस्सा पकड़ लिया। मेरी बहन के साथ फ्लर्ट करने के बाद कहाँ जा रहे हो? 6. फ्लर्ट करने का अनोखा तरीका। पॉकेट नॉवेल शैली में। आपका फ्लर्ट बहुत उबाऊ है, आपको तब तक इसे दोहराना होगा जब तक आप कुछ दिलचस्प नहीं सोचते।
प्रणाली उसके साथ मजाक कर रही होगी। अब तो कयान ने उसका कॉलर पकड़ रखा है और उसे एक खतरनाक निगाह से घूर रहा है। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आंखों से ही ऋषभ को मार देगा। अरे मुझे छोड़ो कयान, ऋषभ ने कयान की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन ये तो पागलपन है। उन मांसपेशियों और नसों से भरी बाहों को देखो। कयान अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। ऋषभ को यकीन है कि वह हर दिन जिम में कसरत करता है। ये ऋषभ के लिए एक याददाश्त है कि वह अपने फ्लैट में जिम सुविधाओं का उपयोग करे। तुम इतने कमज़ोर हो और फिर भी मेरी बहन के साथ फ्लर्ट करना चाहते हो। तुम तो पागल हो गए हो। कयान मुट्ठी उठाने ही वाला था, लेकिन अंजलि ने जल्दी से उसे रोक दिया। कयान रुको, वह सिर्फ मजाक कर रहा है। इसके अलावा वह मुझे देखकर किसी भी दूसरे लड़के की तरह ही प्रतिक्रिया दे रहा है। वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अंजलि ने कहा। कयान ने ऋषभ के कॉलर से अपनी पकड़ छोड़ दी। उसने निराशा में एक गहरी सांस ली। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह लड़का भालू से भी बुरा है? आजकल यही चलन है ना? एक आदमी या एक भालू के बीच चुनना, और हर कोई भालू को चुनता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आदमी बहुत खतरनाक होते हैं। अंजलि धीरे से हंसी। वह हंसते हुए भी खूबसूरत लगी। ऋषभ ने दिल से उस लड़की की तारीफ की। अंजलि सच में उस तरह की उच्च वर्गीय लड़की थी जिसके पास कोई पैसा न हो तो उसके पास जाने लायक नहीं था। ऋषभ ने भी यह माना। इसलिए ऋषभ ने कभी अंजलि के पास जाने की हिम्मत नहीं की थी। अगर प्रणाली नहीं होती तो वह अब ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता, खासकर तब जब अंजलि की रखवाली करने वाला उसका चचेरा भाई कयान है। सिर्फ एक पागल लड़का ही अंजलि के पास जाने की हिम्मत करेगा, और वह पागल लड़का तुम हो। जल्दी से कुछ ऐसा कहो जो उसके दिल को छू जाए। ओह, ऋषभ कोई रोमांटिक कवि नहीं था। वह लड़की के लिए सुंदर शब्दों की माला नहीं गूंथ सकता था। क्या तुम बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हो? मैं बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ अंजलि। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे हवाले किया है। बेशक मुझे ये चुनना होगा कि तुम्हारे करीब आने के लायक कौन है। और वह कयान ऋषभ की तरफ मुड़ा, जो एक गंभीर भाव के साथ अंजलि को घूर रहा था। फिर कयान ने ऋषभ के कंधे को धक्का दिया। अरे तुम मेरी बहन को इस तरह क्यों घूर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ हिला नहीं। वह एक छोटी सी मुस्कान के साथ अंजलि को घूरता रहा। इससे अंजलि भी मुस्कुराई। ये पहली बार था जब किसी लड़के ने इतने विनम्र व्यवहार के साथ अंजलि के पास जाने की हिम्मत की थी। ऋषभ ने लापरवाही से अंजलि को छुआ नहीं और न ही उसे गंदी निगाह से देखा। ऋषभ की निगाह हमेशा विनम्र और सभ्य थी। इसी वजह से अंजलि को ऋषभ की मौजूदगी से कोई परेशानी नहीं हुई। भले ही इस दुनिया में बहुत से सुंदर फूल हों, लेकिन कोई भी तुम्हारी मुस्कान की खूबसूरती से तुलना नहीं कर सकता अंजलि, ऋषभ ने कहा। अंजलि धीरे से मुस्कुराई। ऋषभ के शब्दों से वह मनोरंजक महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही उसे वे पसंद भी आए। आपने आखिरकार मिशन पूरा कर लिया है। एक सफ़ेद रोल्स रॉयस फैंटम सीरीज 2 जल्द ही पार्किंग में उपलब्ध होगी। सभी दस्तावेज कार के अंदर हैं और कार की चाबी आपकी पैंट की जेब में है। एक अंक जोड़ा गया। हाँ, ऋषभ को एक लग्जरी कार मिल गई जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए से 6.5 करोड़ रुपए के बीच थी। वह महसूस कर सकता था कि उसकी पैंट की जेब अब खाली नहीं थी। यह क्या बकवास है? ये बहुत बेतुका लगता है। तुम ऐसा कहने वाले कौन होते हो? तुमने अभी तक उस महंगी शराब को तोड़ने का कर्ज भी नहीं चुकाया है। मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा। कया, अंजलि ने कयान की बात काट दी, अपने चचेरे भाई को नाराजगी से घूरते हुए। क्या, मैं तो बस तुम्हें उससे छुटकारा पाने में मदद कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। वह प्यारा और प्यारा है, मुझे वह पसंद है। कयान की आंखें अविश्वास में फैल गईं जो उसने अभी अभी सुना था। ये तुम्हारे टाइप का लड़का है, एक गरीब दयनीय हारा हुआ इंसान। अंजलि ने नाराजगी से अपनी आंखें घुमाईं। अरे बस करो, धन के बारे में बात करना बंद करो। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका इससे लेना देना है अंजलि। दूसरी ओर ऋषभ भ्रमित था कि दो चचेरे भाइयों के बीच इतनी गर्मागर्म बहस को कैसे शांत करे। उसने अक्सर अंजलि और कयान को बहस करते देखा था, लेकिन इस तरह की स्थिति में कभी नहीं। आज आपका तीसरा मिशन है अंजलि को अपनी नई कार में डेट पर ले जाना। अगर आप सफल होते हैं तो आपको 20 करोड़ का इनाम और आपके सभी गुणों में जोड़ 5 मिलेगा। अगर आप असफल होते हैं तो आपके लिए कोई सज़ा नहीं होगी। प्रणाली ने सच में पानी में कीचड़ घोल दिया। ऋषभ ऐसा कैसे कर सकता था जबकि अंजलि कयान के साथ गर्मागर्म बहस में थी। ऋषभ ने अपने मिशन को पूरा करने से पहले खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। इसके अलावा कोई सज़ा नहीं थी, लेकिन वह पूरी तरह से मना भी नहीं करना चाहता था क्योंकि 20 करोड़ बहुत मोहक थे। मैं वह 80 लाख रुपए चुकाऊंगा, ऋषभ ने अचानक कहा। दोनों चचेरे भाई बहस करना बंद कर दिए और उलझन भरे भावों के साथ ऋषभ को देखने लगे। मजाक मत करो ऋषभ, कयान ने कहा, फिर हंसा क्योंकि उसे लगा कि ऋषभ बस कुछ बेतुकी बात कह रहा है।
मैं गंभीर हूँ। अगर मैं भुगतान करने में कामयाब होता हूँ तो तुम्हें मुझे मेरी क्लास खत्म होने के बाद आज दोपहर अंजलि को बाहर ले जाने देना होगा, ठीक है? ऋषभ ने पूछा। ऋषभ की इस बहादुरी को सुनकर अंजलि बहुत हैरान और अचंभित थी। ऋषभ को ऐसी हिम्मत कब मिली? क्या वह आमतौर पर शांत और अंशुल और उसके दोस्तों के सामने खड़े होने से डरता नहीं था जब वे उसे तंग करते थे? अंजलि के दिल में एक अजीब सी रुचि बढ़ने लगी। वह ऋषभ के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है? सच में? इसे जल्दी से क्यूआर पे के माध्यम से भेजो। कयान ने अपना स्मार्टफोन निकाला और अपना क्यूआर पे दिखाया। क्यूआर पे देश द्वारा विकसित एक नई तुरंत भुगतान विधि थी। इसका उपयोग बिना किसी परेशानी के विभिन्न भुगतानों के लिए किया जा सकता था। बस एक स्कैन के साथ सब कुछ हो जाता था। जरूर, ऋषभ ने संक्षिप्त रूप से जवाब दिया। उसने जल्दी से अपना स्मार्टफोन निकाला, कयान के क्यूआर पे को स्कैन किया और भुगतान कर दिया। कयान और अंजलि हैरान थे जब भुगतान हो गया। 80 लाख रुपए सच में भेज दिए गए थे। तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या तुम इतने समय से गरीब होने का दिखावा कर रहे थे यार? कयान ने पूछा। ऋषभ बस रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। बाद में मिलते हैं अंजलि, मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास में लेने आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ मुड़ा और अपनी क्लास की तरफ तेजी से चला जो जल्द ही शुरू होने वाली थी। इस बीच अंजलि अभी भी अविश्वास में घूर रही थी। ऋषभ न सिर्फ उसके पास जाने के लिए साहसी था, बल्कि उसने ऐसा बहुत ही अनोखे तरीके से किया। मुझे नहीं पता कि यहाँ आने से पहले उस लड़के के सिर पर क्या लगा, लेकिन कयान ने अंजलि को गंभीरता से देखा। तुम्हें अभी भी उसके आसपास सावधान रहने की जरूरत है। अगर कुछ भी होता है तो तुरंत मुझसे संपर्क करना। अंजलि थोड़ी मुस्कुराई। मुझे लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कयान। ऋषभ उतना बुरा नहीं है जितना तुम सोचते हो, कयान ने हंसते हुए कहा। तुम्हें उस गरीब हारे हुए इंसान का बचाव करते हुए देखना दिलचस्प है, एंजल। अंजलि अपनी सीट से खड़ी हुई, एक छोटी सी मुस्कान दी, फिर बिना एक और शब्द कहे कयान को छोड़ दिया। तुम्हें उसके साथ जाने के लिए सहमत होने पर पछतावा हो सकता है, कयान ने कहा। अंजलि मुड़ी और जवाब दिया, हम देखेंगे। कयान ने सांस छोड़ी। अंजलि आज सच में पागल हो गई थी। 7. एक नई कार। पॉकेट नॉवेल शैली में उन लोगों के साथ क्लास में रहना काफी मुश्किल था जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। दुर्भाग्यवश ऋषभ उसी क्लास में था जिसमें अंशुल और हरिका थे। जैसे ही ऋषभ पहुंचा, उसकी आंखें अंशुल और हरिका को आपस में बातें करते हुए मिलीं। देखो कौन आया है। मुझे यकीन है कि उसने दमनो रेजिडेंस में एक फ्लैट पाने के लिए किसी अमीर बूढ़ी औरत को अपना जिस्म बेचा होगा, अंशुल ने अपनी उसी परेशान करने वाली उपहास भरी आवाज में कहा। यह उसके कानों में मधुमक्खियों की भिनभिनाहट जैसा था। नहीं, यहाँ तक कि मधुमक्खियों की भिनभिनाहट भी अंशुल की आवाज से ज्यादा मधुर थी। हरिका, जो अंशुल के बहुत करीब बैठी थी, जैसे कि वहां कोई जगह ही नहीं बची हो, उसने ऋषभ को उपहास भरी मुस्कान के साथ देखा। वह जरूर बेताब होगा क्योंकि उसने मुझे तुम्हारे साथ देखा, जान। इसलिए वह बहुत पैसे वाले की तरह काम करके मुझे जलन महसूस कराना चाहता है। मैं मानती हूँ, उसने पैसे पाने के लिए अपना जिस्म बेचा होगा, हरिका ने आरोप लगाया। ऋषभ को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कभी ऐसी खराब जबान वाली लड़की की परवाह की थी। आपका चौथा मिशन अपनी पूर्व प्रेमिका के सामने बैठना है। सुनिश्चित करें कि आप एक लड़की के साथ बैठें और उसे सबक समझने में मदद करें। सफल होने पर आपको $5 लाख मिलेंगे। ऋषभ ने अपनी भौहें उठाईं। एक आसान मिशन जिसमें एक बड़ा इनाम था। इस मिशन के लिए कोई समस्या नहीं थी। खैर, ऋषभ अभी सिर्फ कांस्य स्तर पर था, इसलिए कोई मुश्किल मिशन मिलना असंभव था। आप पहले इस बारे में शिकायत कर रहे थे, मालिक। इसे भूलो, अब ऋषभ को एक सीट ढूंढनी थी। ओह, ऋषभ जल्दी से लिज़बेथ नाम की एक खूबसूरत लड़की के बगल में बैठ गया। वह कयान की जुड़वां बहन थी, किम्बली लिज़बेथ विलानी। आमतौर पर लिज के नाम से जानी जाती थी। हालांकि कयान और अंजलि के विपरीत, लिज एक शांत लड़की थी जिसका सिर्फ इसलिए मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि उसका वजन थोड़ा ज्यादा था। ऋषभ को याद है कि जब वे फ्रेशमैन थे तो लिज हर जगह अंजलि और कयान के साथ जाती थी। वह एक हंसमुख लड़की थी, लेकिन इतना मजाक उड़ाने और अंजलि से तुलना किए जाने के बाद वह शांत हो गई। उसका शरीर भी बड़ा हो गया और उसने अंजलि और कयान से दूरी बनाना शुरू कर दिया। इसके बावजूद किसी ने भी उसे खुले तौर पर तंग करने की हिम्मत नहीं की। अरे, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ऋषभ ने पूछा। लिज ऋषभ की ओर मुड़ी, फिर मुस्कुराई जिससे उसकी बाईं गाल पर डिंपल दिखाई दिया। मोटी होने के बावजूद वह बहुत खूबसूरत थी। अंशुल और हरिका से मिलने की वजह से ऋषभ का उदास मूड लिज की खूबसूरत मुस्कान को देखकर जल्दी से दूर हो गया। बेशक, ऋषभ भी मुस्कुराया, फिर अनजाने में ही उस लड़की को घूरने लगा। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है, ऋषभ? लिज ने पूछा। ऋषभ ने सिर हिलाया। नहीं, मैं बस तुम्हारी मुस्कान देखकर खुश हूँ। क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो?
उद्धरण चिन्ह। ऋषभ हंसा, हा बेशक नहीं। लिज फिर से सामने की तरफ मुड़ी क्योंकि उनके प्रोफेसर आ गए थे। बेशक नहीं, है ना? लिज ने बुदबुदाया। क्या तुमने कुछ कहा? ऋषभ ने पूछा। लिज ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराए। उन्हें देखो, दो दयनीय लोग एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, हरिका ने कहा। ऋषभ मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा। ओह, क्या तुम खुद के बारे में बात कर रही हो? हा, तुम दोनों सच में दयनीय हो। अरे कमीने, बस करो अंशुल, वह अभी सिर्फ खुद का मनोरंजन कर रहा है। ऋषभ फिर से सामने की तरफ मुड़ा और प्रोफेसर की बात ध्यान से सुनने लगा। अभी लेक्चर उन दो परेशान करने वाले लोगों की बकवास सुनने से ज्यादा जरूरी था। 1 घंटा बीत गया और प्रोफेसर ने उन्हें एक ग्रुप टास्क दिया। क्या तुम मेरे साथ ग्रुप में रहना चाहती हो, लिज? मेरे कोई दोस्त नहीं है, ऋषभ ने कहा। लिज ने जल्दी से सिर हिलाया क्योंकि वह भी किसी के करीब नहीं थी। लेकिन क्या तुम्हें असाइनमेंट समझ आ गया है? मैं ज्यादा यकीन से नहीं कह सकती, लिज ने बुदबुदाया, जिसे ऋषभ ने अगर उस पर ध्यान नहीं दिया होता तो वह लगभग नहीं सुन पाता। ओह जरूर, तुम्हें कौन सा हिस्सा समझ नहीं आया? उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि ऋषभ को अब हरिका की परवाह नहीं थी, हरिका को ऋषभ और लिज के बीच की नज़दीकी पर झुंझलाहट महसूस होने लगी। जानबूझकर हरिका ने लिज को धक्का दिया जिससे वह थोड़ी ज्यादा वजन वाली लड़की ऋषभ से जा टकराए। अरे तुम क्या कर रही हो? ऋषभ ने विरोध किया, हरिका को गुस्से से घूरते हुए। ऊप्स, तुम हाथी जितनी मोटी होने के बावजूद भी अदृश्य हो, हरिका ने उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा। अंशुल आया और हरिका को गले लगा लिया। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रिय, क्योंकि तुम उनके जैसे ही दयनीय हो जाओगे। वह बेशर्म जोड़ा उपहास करते हुए हंसता हुआ चला गया। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद कुछ लोग भी उपहास वाली हंसी में शामिल हो गए। वे एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। एक बेकार, दूसरा मोटा। ऋषभ, जो उन्हें डांटने वाला था, उसे लिज ने रोक दिया। ऋषभ, बस इसे जाने दो, तमाशा मत करो, मुझे हमारा काम समझ आ गया है, हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? मुझे अभी जाना है। लिज जल्दी से चली गई। ऋषभ जानता था कि वह लड़की अपने आसपास के लोगों से कठोर शब्द सुनकर बहुत दुखी होगी। आपने अपना चौथा मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। $5 लाख आपके व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। ऋषभ तब क्लास से निकल गया। उसकी अंजलि के साथ एक डेट थी, हालांकि उसे नहीं पता था कि अंजलि उसके साथ बाहर जाना चाहती थी या नहीं। अंजलि की क्लास के रास्ते में ऋषभ ने लिज को कयान के साथ देखा। असल में कयान उसके पीछे भाग रहा था। वे जुड़वां जो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते थे। इससे भी बुरा ये था कि कयान अभी भी अंशुल जैसे गुंडों का दोस्त था। लेकिन ये ऋषभ का काम नहीं था। ऋषभ मुड़ा और अंजलि को अपनी ओर आते देख हैरान हो गया। एंजल, तुमने कहा था कि तुम मुझे कहीं ले जाना चाहते हो। ओह हाँ, चलो पार्किंग में चलते हैं। अंजलि उलझन में थी जब ऋषभ उसे पार्किंग में ले गया। जहां तक वह जानती थी, ऋषभ के पास न तो कोई मोटरसाइकिल थी और न ही कार। क्या तुमने किसी की मोटरसाइकिल उधार ली है? अंजलि ने पूछा। ओह नहीं, मैं अपनी खुद की कार लाया हूँ एंजल। मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता था अगर मेरे पास कार नहीं होती? ऐसा करना पागलपन होगा। अंजलि ज्यादा उत्सुक हो गई कि ऋषभ उसे किस तरह की कार दिखाएगा। लड़की को साफ तौर पर उस कार के लिए ज्यादा उम्मीद नहीं थी जो ऋषभ उसे दिखाएगा। वे पार्किंग में पहुंचे और ऋषभ की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने अपने सामने कुछ देखा। लोग उसकी कार के चारों ओर जमा थे। ऋषभ भीड़ के पास गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? ऋषभ का मूड फिर से खराब हो गया जब उसने अंशुल को हरिका की उसके कार के सामने पोज देते हुए तस्वीरें लेते हुए देखा। आज आपका 5वां मिशन है, उन्हें अपनी कार से दूर भगाना। सुनिश्चित करें कि आप उन्हें शर्मिंदा करें। इनाम के तौर पर आपको LI कंपनी के 10% शेयर मिलेंगे और आपके सभी गुणों में जोड़ दो। ऋषभ ने अंजलि के पिता के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी को वहां देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। LI कंपनी उस अपार्टमेंट इमारत की मालिक थी जहां ऋषभ रहता था। शेयर बाजार में कंपनी का बहुत ज्यादा मूल्य था और अचानक ऋषभ को सिर्फ उन लापरवाह लोगों को हटाकर यह मिल सकता था। हाँ जरूर, क्या वह कार अंशुल की है? ऐसा लगता है, ये शानदार है। लोग कार की तारीफ करना बंद नहीं कर पा रहे थे, ये जानते हुए कि वह कितनी महंगी थी। क्या वे अभी भी हैरान होंगे अगर उन्हें पता चले कि यह ऋषभ की कार थी? रास्ता दो, ऋषभ ने चिल्लाया। वे ऋषभ के लिए रास्ता बनाने लगे, लेकिन फिर ऋषभ ने जब उन्हें हटने के लिए कहा तो उन्होंने तुरंत उसका मजाक उड़ाया। ये तो सिर्फ ऋषभ है, अंशुल ने कहा। अगर तुम एक तस्वीर लेना चाहते हो तो लाइन में लग जाओ। तुमने शायद पहले कभी ऐसी अच्छी कार नहीं देखी होगी, है ना? इसकी कीमत 6.5 करोड़ रुपए है। ऐसी कार पाने के लिए तुम्हें खुद को कितनी बार बेचना होगा? हरिका ने जवाब दिया। ऋषभ हंसा, जिससे वे उलझन में पड़ गए। आमतौर पर ऋषभ अपमानित होने पर गुस्सा हो जाता था, लेकिन अब वह हंस रहा था। क्या ऋषभ पागल हो गया है?
तुम क्यों हंस रहे हो कमीने? अंशुल पास आया और ऋषभ को मारने ही वाला था। हालांकि ऋषभ ने जल्दी से उसे धक्का दे दिया। मेरी कार से दूर हटो। अरे हरिका, मेरी कार को अपने हाथों से मत छुओ। ऋषभ की बात सुनकर लोग और भी जोर से हंसे। 8. एक समझौता। पॉकेट नॉवेल शैली में उसने कहा, यह उसकी कार थी। ये बेतुका है, वह तो इस कार का किराया भी नहीं दे सकता। गुंडों जैसी सोच वाले उन लोगों के ताने बाने ने ऋषभ को बेहद घृणा से भर दिया। वह आगे बढ़ा, जिससे हरिका ऋषभ की नज़र के सामने असहज महसूस करने लगी। ऋषभ के चेहरे पर उसकी सामान्य बेवकूफ़ मुस्कान का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय वह उसे तेज निगाहों से घूर रहा था, जैसे उसकी निगाह सीधे उसकी छाती को छेद कर उसके दिल में छुरा घोंप सकती थी। गुस्से से भरा हुआ, जैसे कोई काला घेरा ऋषभ के शरीर को घेर रहा था। री ऋषभ, हरिका हकलाने लगी। ऋषभ पहले ही उसके ठीक सामने था, अपना सिर करीब ला रहा था, और हरिका ने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा कि ऋषभ अंशुल के सामने उसे गले लगाएगा या चूमेगा। हरिका जानती थी कि ऋषभ अभी भी उससे प्यार करता है, वह बस दिखावा कर रहा था। हटो, हरिका ने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं। ऋषभ ने हरिका के शरीर को अपने रास्ते से धकेल दिया। ऋषभ, तुम मेरा रास्ता रोक रही हो। अपने अमीर नए बॉयफ्रेंड के साथ चली जाओ, जो इस तरह की कार खरीद भी नहीं सकता, इसलिए तुम्हें किसी और की कार के सामने सेल्फी लेनी पड़ती है। ऋषभ की बातों से अपमानित होकर अंशुल ने तुरंत ऋषभ को पकड़ा और उसे मुक्का मारने की कोशिश की। हालांकि ऋषभ की प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि उसने अंशुल की मुट्ठी को उसके सुंदर चेहरे को छूने से पहले ही पकड़ लिया। ऋषभ खुद हैरान था कि वह ऐसा कर सकता था। ये प्रभावशाली था, ये देखते हुए कि वह पहले बस हार मान लेता था। मालिक, आपकी ताकत थोड़ी बढ़ गई है। ये सच था, उसकी ताकत बढ़ गई थी, हालांकि सिर्फ थोड़ी सी। लेकिन यह अच्छा था। अपने आप पर गर्व महसूस करते हुए ऋषभ में आखिरकार अंशुल का सामना करने की हिम्मत आ गई। उसने अंशुल के बहुत बड़े शरीर को दूर धकेल दिया, यहाँ तक कि वह बाद में अंशुल पर एक मुक्का मारने में भी कामयाब रहा। बस करो, मेरे लिए लड़ना बंद करो, हरिका ने कहा, अंशुल को खींचकर दूर ले जाते हुए और उसे गले लगाते हुए। मैं जानती हूं कि तुम जलते हो कि अंशुल अब मेरा बॉयफ्रेंड है ऋषभ, लेकिन इसे बंद करो, बस बहुत हो गया। मुझे वापस पाने के लिए किसी लग्जरी कार को किराए पर लेकर पैसे वाला होने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले से ही अंशुल के साथ हूँ। तो हरिका ने अपनी बकवास तब रोक दी जब ऋषभ अचानक जोर जोर से हंसा। उसकी हंसी की आवाज़ उसका मजाक उड़ाती हुई लग रही थी, जिससे हरिका को बिना किसी वजह के शर्मिंदगी महसूस हुई। माफ़ करना अगर मैंने तुम्हें निराश किया हरिका, मैंने किसी की कार किराए पर नहीं ली है। मेरे पास उस कार के लिए मेरे नाम के सारे दस्तावेज भी हैं, और मैं खासकर उस कार को इसलिए लाया था ताकि मैं कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जा सकूं, ऋषभ ने कहा। लेकिन कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मैं हूं, हरिका ने जवाब दिया, अभी भी आत्मविश्वास से भरी थी। ऋषभ मुस्कुराया, फिर पीछे मुड़ा। अंजलि अभी भी वहां खड़ी थी, अपनी भव्यता के साथ ऋषभ के पीछे। ऋषभ ने अंजलि की तरफ हाथ बढ़ाया। लड़की ऋषभ के पास गई, उसका हाथ पकड़ा, फिर हरिका की तरफ मुस्कुराई। उस पल अंशुल और हरिका के चेहरे जोकर जैसे लग रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऋषभ अंजलि हरिनानी को डेट पर जाने के लिए कहेगा। तुमने अंजलि को तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए पैसे दिए होंगे, है ना? अंशुल ने आरोप लगाया। अंजलि मुस्कुराई। इस बेतुके आरोप से सचमुच मनोरंजन हुआ। क्या अंजलि जैसी किसी को कोई बेवकूफ़ी भरा काम करने के लिए पैसे दिए जा सकते हैं? चलो भी, अंशुल, ऋषभ ने बीच में कहा। रास्ता दो तुम सब, मुझे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जाना है, ऋषभ ने चिल्लाया, अपनी कार की चाबी हवा में ऊंची उठाते हुए। जब कार ने बीप की तो उन्होंने आखिरकार रास्ता दे दिया। ऋषभ ने अंजलि के लिए कार का दरवाज़ा खोला ताकि वह अंदर जा सके। दरवाज़ा बंद करने के बाद वह उन सबको देखने के लिए वापस मुड़ा। वह मुस्कुराया, फिर जल्दी से कार में बैठ गया। ऋषभ जानता था कि वे उस पल बहुत शर्मिंदा हुए होंगे, भले ही उनके चेहरों पर अभी भी साफ तौर पर इनकार दिखाई दे रहा था। आपने आज के अपने तीसरे और 5वें मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 2 करोड़ रुपये का इनाम, LI कंपनी में 10% शेयर, और आपके सभी गुणों में जोड़ 7 अब आपके हैं। आपको 7 अंक मिले हैं। यूनिवर्सिटी के इलाके से कार निकलने के बाद अंजलि अचानक मुस्कुराने लगी। मुझे माफ़ करना कि तुम्हें पहले ऐसे बेवकूफ़ाना नाटक का सामना करना पड़ा, एंजल, ऋषभ ने कहा। अंजलि ने धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं, ये बहुत मज़ेदार था ऋषभ। वे यह मानने से इनकार करने के लिए कुछ भी कहेंगे कि अब तुम्हारे पास पैसे हैं। क्या कयान सही था जब उसने कहा कि तुम ये सच छिपा रहे थे कि तुम असल में गरीब नहीं हो? अंजलि ने बहुत सावधानी से बोलते हुए पूछा। ऋषभ ने हंसते हुए कहा, खैर चलो बस यह मान लेते हैं कि ऐसा ही है, अंजलि। तो क्या ये सच है? क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहती हो क्योंकि तुम जानती हो कि मेरे पास पैसे हैं? खैर, ये बहुत सामान्य है।
मैं तुम्हें दोष नहीं देता, क्योंकि कौन एक गरीब लड़के को डेट करना चाहेगा, है ना? अचानक अंजलि फिर से हंसने लगी। उसकी हंसी की तेज आवाज़ ऋषभ के कानों में मधुर लगी। शायद तुम्हें यकीन न हो, लेकिन अब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम असल में अब गरीब नहीं हो। इस बारे में ध्यान से सोचो, तुम गरीब होने का दिखावा क्यों करोगे? तुम ऐसे नहीं लगते जो दिखावा करता है। मैं जानती हूँ कि तुम इतने समय से कड़ी मेहनत कर रहे थे, कई जगहों पर पार्ट टाइम काम कर रहे थे। कुछ भी हो, जब तक तुम्हें पैसे मिलते हैं, जो दिखावा कर रहा हो वह ऐसा नहीं करेगा, है ना? लेकिन तुम सही हो ऋषभ। एक सामान्य लड़की एक गरीब लड़के को डेट नहीं करना चाहेगी। ऋषभ थोड़ा मुस्कुराया। उसे पता नहीं था कि अंजलि को कैसे जवाब दे, लेकिन अंजलि सच में बहुत होशियार थी, उसे धोखा देना मुश्किल था। क्या तुम एक सामान्य लड़की नहीं हो? ऋषभ का सवाल सुनकर अंजलि फिर से मुस्कुराई। मैंने यह अपने चचेरे भाई से सुना है, अंजलि ने जवाब दिया। लेकिन अंजलि, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं तुम्हारे जैसी उच्च वर्गीय लड़की के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। ओह, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, बस। ऋषभ ने धीरे धीरे सिर हिलाया। ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे पास पैसे हैं। इस तरह से सोचना सामान्य है। अंजलि ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से मुस्कुराई। तो मैं अब ईमानदार होऊंगी। मैंने तुम्हें स्वीकार किया क्योंकि तुम मुझे बहुत आकर्षक लगते हो। इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या मुझे भी ईमानदार होना चाहिए? ऋषभ ने पूछा। अंजलि ने सिर हिलाया। ऋषभ को एक आग्रही निगाह से देख रही थी, उसे उसके साथ ईमानदार होने के लिए कह रही थी। मैंने तुम्हें डेट पर चलने के लिए कहा क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। लेकिन चिंता मत करो, अब मेरे दिल में हरिका के लिए कोई भावनाएं नहीं हैं। उसकी असली प्रकृति देखने के बाद वे भावनाएं गायब हो गईं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक सहारा हूं तो भी चलेगा ऋषभ। हम तो बस डेटिंग कर रहे हैं, है ना? ईमानदारी से कहूं तो मैंने पहले कभी किसी को डेट नहीं किया क्योंकि किसी ने कभी मेरा ध्यान आकर्षित नहीं किया। ऋषभ को पता नहीं था कि अंजलि उतनी अहंकारी नहीं थी जितनी लोग कहते थे। वह सिर्फ एक साधारण प्यारी लड़की थी जो खूबसूरत चीज़ों की लालसा रखती थी। आज आपका छठा मिशन अंजलि जो कुछ भी चाहती है उसे खरीदना है। पैसे की चिंता मत करो अगर तुम सबसे खूबसूरत लड़की को डेट कर रहे हो। आप अंजलि पर जो भी खर्च करेंगे उसका 3 गुना आपको मिलेगा। खैर, ऋषभ भी एक साधारण इंसान था जो उस महान अवसर के बारे में खुश हो सकता था जो प्रणाली ने उसे दिया था। तुम जो कुछ भी चाहती हो मैं तुम्हें दूंगा अंजलि। चलो तुम्हारी पहली डेट को सबसे खूबसूरत बनाते हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना की हो। क्या तुम यकीन से कह रहे हो? अंजलि ने पूछा, साफ तौर पर ऋषभ की बातों पर शक करते हुए। हालांकि उसने जल्दी से उसे एक छोटी गुलाबी नोटबुक में एक छोटी काली रिबन के साथ कुछ दिखाया। यह अंजलि की इच्छा सूची थी। ऋषभ ने सूची पढ़ने के लिए कार रोक दी। उसकी आंखें फैल गईं जब उसने उन सभी चीज़ों को देखा जिन्हें अंजलि रोमांटिक मानती थी। अपने साथी के साथ एक रोमांटिक डिनर के लिए एक स्काईडाइव किराए पर लेना, गुलाबी गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता दिया जाना, एक सुंदर गुलाबी हीरे की अंगूठी प्राप्त करना। जैसे जैसे ऋषभ सूची में और नीचे पड़ता गया उसके दिमाग में पैसे घूमने लगे। लेकिन ऋषभ को खर्च की गई रकम का 3 गुना मिलेगा, यह एक अच्छा अवसर था। चलो करते हैं अंजलि। 9 गुलाबी हीरा पॉकेट नॉवेल शैली में। हम दूसरे सैलून में जा सकते हैं, यहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ऋषभ, अंजलि ने कहा जब ऋषभ की कार अचानक द क्वीन क्राउन के सामने रुकी। ये देश के सबसे बड़े, सबसे शानदार और सबसे महंगे सैलून में से एक था। सैलून ने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तार किया था, जिससे यह अपनी प्रीमियम गुणवत्ता के लिए मशहूर हो गया था। यहाँ तक कि सबसे छोटे ट्रीटमेंट के लिए भी हज़ारों डॉलर हवा में उड़ जाते थे। लेकिन ठीक उसी वजह से ऋषभ अंजलि को वहां ले जाने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक था। ये तो बस एक छोटी सी बात है अंजलि, मैं बस तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें सबसे अच्छा दे सकता हूँ तो मैं दूसरे सबसे अच्छे के साथ क्यों समझौता करूँ? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक रानी की तरह व्यवहार करने के लायक हो। तो तुम किसका इंतजार कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ कार से बाहर निकला जबकि अंजलि वहां अवाक बैठी रही। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह ऋषभ के उसके लिए दरवाज़ा खोलने का इंतजार कर रही थी। खैर, ऋषभ ने ऐसा किया, लेकिन अंजलि को बस यकीन नहीं हो रहा था कि ऋषभ उसे इतनी कुलीन जगह पर ले जाएगा। एक प्रमुख परिवार से बेटी होने के बावजूद अंजलि उस सैलून में शायद ही कभी जाती थी। शायद तुम्हें नहीं पता कि यह सैलून कितना महंगा है। एंजल, मैंने सब कुछ ऑनलाइन जांच लिया है। शांत हो जाओ, मैं कीमतें जानता हूं और इसे खरीद सकता हूं। तुमने कहा था कि तुम एक रोमांटिक डिनर चाहती हो, तो बेशक तुम्हें सबसे अच्छी दिखना होगा, है ना? उस पल अंजलि को रोना जैसा लगा, क्योंकि ऋषभ उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा था। यह उसकी कल्पना से बहुत दूर था जब वह ऋषभ के साथ डेट पर जाने के बारे में सोच रही थी। अंजलि की कल्पना में वे बस घूमेंगे और किसी सस्ती जगह पर खाएंगे।
लेकिन जो हुआ वह इसके विपरीत था। असल में अंजलि को इतनी अच्छी तरह से व्यवहार किए जाने की उम्मीद नहीं थी। अंजलि ने ऋषभ का बढ़ा हुआ हाथ पकड़ा, जो अंजलि के उसे लेने का इंतजार कर रहा था। वे सैलून में चले गए। सैलून के कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी और विनम्रता से स्वागत किया। इस खूबसूरत लड़की को सबसे अच्छा ट्रीटमेंट दो, क्योंकि आज रात हम सबसे शानदार जगह पर डिनर कर रहे हैं। साथ ही उसे एक उपयुक्त पोशाक भी दो, लागत की चिंता मत करना, ठीक है? ऋषभ ने कहा। ऋषभ, एंजल, तुम हमेशा लागत के बारे में चिंतित क्यों रहती हो? उद्धरण चिन्ह। खैर, क्योंकि ऋषभ ने अपना कार्ड निकाला और थोड़ा मुस्कुराया। मैं अभी सब कुछ का भुगतान करूंगा, तो तुम शांत हो सकती हो, ठीक है एंजल? ऋषभ ने कहा। अंजलि मान गई, हालांकि वह अभी भी अनिश्चित महसूस कर रही थी। उसके दिमाग में कई डर उठ रहे थे। उन्होंने वह सब कुछ चुना जिसकी अंजलि को उस पल जरूरत थी, जब तक वे कुल कीमत तक नहीं पहुंचे। कुल $2,50,000 है, सर। आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको 5% की छूट मिली है, क्योंकि आप डेट पर आने वाले पहले ग्राहक हैं। हमारे पास युवा जोड़ों के लिए एक प्रचार है। ऋषभ को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें छूट मिली और कुल अभी भी इतना था। लेकिन यह अद्भुत था। आपको $7,50,000 मिले। हाँ, यही वह बात थी जिसने ऋषभ को खुश किया। अंजलि को यकीन नहीं हो रहा था। ऋषभ भुगतान करने के बाद इतनी जोर से मुस्कुरा रहा था, बजाय दुखी होने के, क्योंकि इतना पैसा चला गया था। असल में अभी ऋषभ के पास कितना पैसा है? क्या उसने पहले कयान को $80,000 का भुगतान नहीं किया था? ये तो बस इतना ही है। एंजल, तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार करूंगा। मैं आज रात 8 बजे तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ, ऐसा नहीं लगता कि उसके पास पैसे खत्म हो रहे हैं। लेकिन कौन जानता है, क्या अंजलि ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही है? आपको शांत रहना चाहिए, मिस। अगर मेरा ऐसा बॉयफ्रेंड होता तो मैं भी तनाव में होती। यह ज़रूर बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बहुत से लोग उसके पीछे हैं। अंजलि बस इस पर हंसी। सैलून के कर्मचारियों को नहीं पता था कि असल में क्या चल रहा था, लेकिन उनके दृष्टिकोण से ऐसा ही दिखना चाहिए। ऋषभ पर वापस आते हैं। वह सब कुछ का ध्यान रखने के लिए निकल गया। सबसे पहले वह आज रात पूरे स्काईडाइन को किराए पर लेगा। ये शहर के सबसे बड़े होटल के ऊपर सबसे शानदार रेस्तरां था। एक रात के लिए पूरे रेस्तरां को किराए पर लेना बेशक सस्ता नहीं था। ऋषभ ने इसे आसानी से किराए पर ले लिया था, बेशक प्रणाली की मदद से। लेकिन रेस्तरां बाद की बात थी। अब ऋषभ वहां जा रहा था जहां गुलाबी हीरे की अंगूठी थी। ऋषभ की कार शहर के सबसे बड़े गहने की दुकान पर पहुंच गई है। गुलाबी हीरे की अंगूठी के बारे में जानकारी, जिसकी देश में सिर्फ 2 हैं, अभी दुकान में उपलब्ध है। समस्या यह है कि ऋषभ ही अकेला ऐसा नहीं है जो अंगूठी चाहता है। 2 अंगूठियों को खरीदने के लिए पहले से ही 10 लोग लाइन में इंतजार कर रहे हैं। लगभग 15 मिनट में दुकान के अंदर एक छोटी नीलामी होगी। यहाँ तक कि कुछ मीडिया आउटलेट भी इसे कवर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें जनता के साथ बहुत लोकप्रिय हैं। जब लोग महंगी चीज़ों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जब लोग एक अंगूठी पर पैसा खर्च करते हैं। हालांकि ऋषभ को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसे नाटक और पैसे पसंद थे। अंगूठी पाने के लिए उसे जितना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता, उतना ही ज़्यादा उसे वापस मिलता। 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद बड़ी गहने की दुकान के अंदर हॉल में आखिरकार छोटी नीलामी शुरू हुई। क्या वह ऋषभ नहीं है? धत, वह यहाँ क्यों है? अपना नाम सुने जाने पर ऋषभ अपने दाईं ओर मुड़ा और जिसे उसने देखा उस पर मुस्कुराया। अंशुल का दोस्त, जो अंशुल से कहीं ज्यादा अमीर था, एक ऐसे परिवार से आया था जो लगभग विलानी या हरिनानी परिवारों जितना ही प्रतिष्ठित था। एल्विन मोरिट्स और गीदर डाहल। उन अमीर परिवारों के बिगड़े हुए बच्चे अक्सर अंशुल को ऋषभ को तंग करने में मदद करते थे। उनके बारे में एक और सच ये था कि उनके पिता भी अतीत में ऋषभ के पिता के प्रतिद्वंद्वी थे। ऋषभ अभी भी उन पर नजर रख रहा था, क्योंकि इस बात की संभावना थी कि उन लोगों ने अतीत में उसके पिता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अंशुल के पिता, एल्विन के पिता या गीदर के पिता। ओह नमस्ते, क्या तुम लोग भी एक अंगूठी खरीदना चाहते हो? ऋषभ ने दोस्ती का दिखावा करते हुए पूछा। वे हंसे, हालांकि ऋषभ को यकीन था कि उसके सवाल में कुछ भी मजेदार नहीं था। बेशक ऋषभ, हम यहाँ तुम्हारे जैसे भीख नहीं मांग रहे हैं, एल्विन ने कहा। तुम बाद में बेचने के लिए कुछ कचरा पा सकते हो, ऋषभ, हिम्मत रखो, गीदर ने जवाब दिया, और वे सब एक साथ हंसे। अजीब हास्य बोध वाले लोग। हम बाद में देखेंगे कि क्या मैं कचरा उठा रहा होऊंगा या एक हीरे की अंगूठी पा रहा होऊंगा, ऋषभ ने कहा, बहुत शांत रहते हुए। ऋषभ की आंखें और कान उनके सामने छोटे मंच पर दुकान के कर्मचारी पर केंद्रित थे। उसने अब एल्विन और गीदर की व्यर्थ बकवास नहीं सुनी, जो अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। गहने की दुकान के कर्मचारी ने एक गुलाबी हीरे की अंगूठी दिखाई जो नीलामी के लिए थी।
इसका एक खूबसूरत डिज़ाइन था जिसमें एक प्यारा दिल के आकार का गुलाबी हीरा था जिसका वजन 0.46 कैरेट था। उसके चारों ओर छोटे सफ़ेद हीरे थे। शुरुआती कीमत $1,95,000 थी। लोगों ने अलग अलग कीमतों के साथ बोली लगाना शुरू कर दिया। एल्विन और गीदर, जो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे, वे भी शामिल हो गए। लेकिन वे शांत हो गए जब अंगूठी की कीमत $3 लाख से ज़्यादा हो गई। अपने पैसों की कमी से निराश होकर उन्होंने ऋषभ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसे देखो, एक शब्द भी नहीं बोल रहा है और बस देख रहा है। मुझे यकीन है कि वह यहाँ आए लोगों को लूटने का तरीका सोच रहा है, गीदर ने कहा। इस तरह की जगह पर गरीब लोग क्या कर रहे हैं? एल्विन ने जवाब दिया। ऋषभ उस पल मुस्कुराया। $5,50,000। अगर कोई और बोली नहीं लगाता है तो? ऋषभ तब खड़ा हो गया। उसने वह बोर्ड उठाया जिस पर उसने जो कीमत दी थी वह लिखी थी। ओह, वहाँ के सज्जन $6 लाख दे रहे हैं। अगर कोई और बोली नहीं लगाता है तो अंगूठी वहाँ के युवा सज्जन को जाएगी। किसी और ने बोली नहीं लगाई, इसलिए ऋषभ को अंगूठी मिल गई। ऋषभ तब एल्विन और गीदर की ओर मुड़ा, जो अविश्वास में घूर रहे थे। क्यों? क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतनी बोली नहीं लगा सकते? ये बहुत दुखद है। एल्विन और गीदर की गर्लफ्रेंड शर्मिंदा दिखने लगीं। तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ऋषभ। तुमने अभी तक अंगूठी का भुगतान भी नहीं किया है, एल्विन ने कहा। ऋषभ जोर से मुस्कुराया, फिर वापस बैठ गया। बेशक नहीं, किसने कहा कि मैं सिर्फ एक अंगूठी खरीदूंगा? क्या ये पागल हो गया है? खैर, शायद ऋषभ पागल हो गया था, खासकर जब वह प्रणाली की स्क्रीन को देख रहा था कि उसने अब तक कितना कमाया था। आपने $18 लाख कमाए हैं। 10। बहुत परेशान करने वाला। पॉकेट नॉवेल शैली में मिस्टर ऋषभ खां फिर से एक ऊंची कीमत के साथ बोली लगा रहे हैं। $7,50,000। अगर कोई और बोली नहीं लगाता है तो दूसरी अंगूठी मिस्टर खां की होगी। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ जोर से मुस्कुराया। हालांकि इस बार अंगूठी अंजलि के लिए नहीं थी और ऋषभ को 3 गुना कीमत नहीं मिली। हालांकि ऋषभ खरीद से बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। वह इसे एक निवेश मानेगा, क्योंकि एक हीरे की अंगूठी, खासकर एक अनोखे रंग वाली, हमेशा उन खरीदारों को आकर्षित करेगी जो बहुत सारे पैसे खर्च करने का तैयार होते हैं। ऋषभ दूसरी अंगूठी को अभी अपने पास रखेगा। अरहान, गगन और उनकी 2 गर्लफ्रेंड अविश्वास में घूर रहे थे जब ऋषभ ने सफलतापूर्वक सभी अंगूठियों का भुगतान किया। मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास तुम दोनों के लिए समय नहीं है। मेरी अंजलि के साथ एक डेट है जो मैं जल्द ही करूँगा। बाद में मिलते हैं, हारने वालों, ऋषभ ने कहा। यहाँ तक कि ऋषभ को सुरक्षाकर्मी उसकी कार तक ले गए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी स्टोर के इस खास ग्राहक को परेशान न करे। ऋषभ ने दोनों सुरक्षाकर्मियों को एक बड़ा टिप दिया, फिर उन दोनों हारने वालों पर वापस नजर डाली। ऋषभ ने उपहास से मुस्कुराया, फिर अपनी लग्जरी कार में चला गया। वह तो एक लग्जरी कार भी इस्तेमाल कर रहा है। क्या ये वही है जिसकी कीमत $6 लाख है? अरहान ने पूछा। ये लगभग $6,50,000 है। क्या तुम यकीन से कह रहे हो कि यह वही लड़का है जिसे तुम इतने समय से तंग कर रहे थे? अरहान की गर्लफ्रेंड ने कहा। लड़की को सचमुच अरहान को अपना बॉयफ्रेंड स्वीकार करने का पछतावा हो रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हरिका ने ऐसे हैंडसम नौजवान को छोड़ दिया, सिर्फ तुम दोनों से भी ज्यादा बेकार किसी को पाने के लिए, गगन की गर्लफ्रेंड ने कहा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो सकता है ऋषभ ने किसी बैंक को लूटकर पैसे कमाए हों, गगन ने जवाब दिया। गगन की गर्लफ्रेंड हंस पड़ी। तुम बहुत बेवकूफ़ हो। जो कोई बैंक लूटता है वह चोरी किए गए पैसे को ऐसे खर्च नहीं करता। उसे शायद पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया होगा। उद्धरण चिन्ह। अरहान की गर्लफ्रेंड ने सिर हिलाया। मेरे पिता एक बैंक के निदेशक हैं और अब बैंकों में उच्च सुरक्षा है। उन्हें लूटना इतना आसान नहीं है जितना पहले हुआ करता था। अरहान ने मुस्कुराया और कहा, हम देखेंगे। वह यकीनन कल तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोनों लड़कियों ने सिर्फ नाराजगी में अपनी आंखें घुमाईं। इस बीच ऋषभ पहले ही अंजलि के लिए एक बड़ा गुलाबी गुलदस्ता लेने के लिए फूलों की दुकान पर पहुंच चुका था। यह विभिन्न प्रकार के कटे हुए गुलाबों का एक गुलदस्ता था, लेकिन वे सभी गुलाबी थे। हवा में एक नर्म, सुगंधित खुशबू भर गई। ऋषभ अंजलि को लेने के लिए तैयार था, हालांकि उसे बेहतर पोशाक में बदलना था। कार फिर से रुकी, इस बार एक शानदार और खूबसूरत पुरुषों के कपड़ों की दुकान पर। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं, सर? स्टोर के कर्मचारी ने पूछा। आज आपका 7वां मिशन उस शानदार पुरुषों के कपड़ों की दुकान का स्वामित्व खरीदना है जहां आप गए हैं। आपका इनाम एक खाली इमारत है जिसकी कीमत $20 लाख है और आपके सभी गुणों में जोड़ दो। अगर पूरा नहीं हुआ तो आप हमेशा के लिए एक गरीब हारे हुए इंसान बने रहेंगे। स्वामित्व खरीदना। असल में ऋषभ कुछ भी परेशान करने वाला नहीं करना चाहता था, लेकिन बेशक वह हमेशा के लिए एक गरीब हारे हुए इंसान बने रहना नहीं चाहता था। मुझे ये दुकान पसंद है, इसलिए मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तुम्हारा बॉस कहाँ है?
ऋषभ ने एक अमीर, आत्मविश्वास से भरे और अहंकारी व्यक्ति होने का नाटक करते हुए पूछा। अचानक एक जोरदार हंसी गूंज उठी। ऋषभ मुड़ा और वहां कयान को एक काफी मशहूर व्यक्ति के साथ खड़ा देखा। जोरावर रायनानी। उस समय जोरावर हाई स्कूल में ऋषभ का दोस्त था, वह स्कूल का मालिक था। देश के शीर्ष समूह परिवारों में से एक से कथित तौर पर देश में नंबर 1। इसके बावजूद जोरावर ऋषभ द्वारा मिला सबसे दयालु व्यक्ति था। तो ऋषभ उसे इतने लंबे समय बाद फिर से देखकर काफी खुश था, क्योंकि जोरावर विदेश में पढ़ रहा था। हालांकि कयान को वहां देखकर बहुत गुस्सा आया। क्या तुम्हें अंजलि को डेट करना नहीं है? तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो और ऐसे डींगे मार रहे हो? भले ही तुम्हारे पास पैसे हों, ये समझना मुश्किल है कि तुम इस दुकान को खरीद सकते हो, कयान ने कहा। उसकी आवाज़ बहुत परेशान करने वाली लग रही थी, लेकिन न किसी वजह से ऋषभ ने उसकी आवाज़ में एक चिंता की भावना सुनी। क्या वह इस बात से डरता है कि ऋषभ इसे खरीद नहीं सकता? वह शायद सोचता है कि ऋषभ के पास सिर्फ कुछ लाख डॉलर हैं। ऐसा मत कहो, कयान। ऋषभ इस दुकान को खरीदने के बारे में गंभीर हो सकता है। चलो बात करते हैं, ऋषभ। मैं असल में इस दुकान को बेचन आज चाहता हूं, क्योंकि मैं अब इसे संभाल नहीं सकता। मैं अभी कुछ और व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। जोरावर ने ऋषभ को आरामदायक सोफे पर बैठने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा। अगर मालिक जोरावर था तो ऋषभ को बहुत राहत मिली। मैं इस दुकान को खरीदने के बारे में गंभीर हूं। इसकी कीमत कितनी है, जोरावर? ऋषभ ने पूछा। जोरावर ने संक्षेप में कुछ जांच की, नोट्स पर कुछ लिखा, फिर उसे ऋषभ को दिया। मैं इसे इतने में बेचूंगा। क्या तुम अभी भी इसे खरीदना चाहते हो? जोरावर ने ऋषभ को एक नोट दिया, लेकिन इससे पहले कि ऋषभ उसे छू पाता, कयान ने उसे पहले छीन लिया। क्या दुकान की कीमत ऐसी कैसे हो सकती है, ज़ेन? क्या तुम ऋषभ के साथ खेल रहे हो? कयान ने पूछा। जोरावर हंसा, फिर कयान से नोट वापस ले लिया और उसे फिर से ऋषभ को दे दिया। मैं ऋषभ से बात कर रहा हूं, तुमसे नहीं। ऋषभ ने नोट लिया और उन संख्याओं को देखा जो जोरावर ने उस पर लिखी थीं। फिर ऋषभ ने जोरावर की तरफ वापस देखा और सिर हिलाया। ठीक है, यही कीमत है ना? मैं इसका भुगतान करूंगा, तो चलो अभी लेन देन करते हैं, ऋषभ ने कहा। उसकी आवाज़ में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने आत्मविश्वास के साथ जोरावर को देखा। कयान को यकीन नहीं हो रहा था। अचानक ऋषभ 10 लाख डॉलर में एक लग्जरी दुकान खरीदना चाहता था। यह एक बड़ी दुकान थी जो एक मशहूर सड़क पर स्थित थी, जो अपने अमीर ग्राहकों के लिए जानी जाती थी। वहाँ की ज़्यादातर दुकानें लग्जरी ब्रांड की दुकानें थीं। हालांकि दुकान सच में बड़ी थी और इसका एक मशहूर नाम था। इसे 12 लाख डॉलर में बेचना बाजार कीमत से थोड़ा ज़्यादा महंगा था। तुरंत सब कुछ तैयार करो, लव, जोरावर ने कहा। जी सर, यह आज रात खत्म नहीं होगा, ऋषभ। मैं तुमसे कल मिलूंगा। इसके अलावा क्या तुम्हारी अंजलि के साथ एक डेट नहीं है? जोरावर ने पूछा। ऋषभ चौंक गया। वह भूल गया था कि वह वहां एक अच्छी पोशाक ढूंढने आया था, न कि एक दुकान खरीदने। प्रणाली ने लगभग ऋषभ को भुला दिया था। हाँ, मैं असल में यहाँ पहनने के लिए एक सूट ढूंढने आया था। मैं स्काईडाइन में डेटिंग के लिए खराब कपड़े नहीं पहन सकता, ऋषभ ने कहा। जोरावर खड़ा हुआ। मैं तुम्हें एक अच्छा सूट ढूंढने में मदद करूंगा, दोस्त। इस रास्ते आओ। ऋषभ जोरावर के पीछे चला, जहां शानदार सूट रखे थे। इस बीच कयान चुप रहा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख और सुन रहा था। क्या ऋषभ सच में इतने समय से गरीब होने का दिखावा कर रहा था? लेकिन ये समझना मुश्किल था। कोई गरीब होने का नाटक क्यों करेगा? लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो ऋषभ को पैसे कहाँ से मिले? बैंक लूटकर? वह तो और भी ज्यादा असंभव था, क्योंकि आजकल बैंकों में बेहद उच्च सुरक्षा उपाय होते हैं। कयान अपने स्मार्टफोन पर एक कॉल की आवाज़ से फिर से चौंक गया। उसकी चचेरी बहन का वीडियो कॉल था। नमस्ते अंजलि, कया, इसे देखो, ऋषभ मुझे द क्वीन क्राउन में सबसे महंगा ट्रीटमेंट दे रहा है। वह मजाक नहीं कर रहा है, तो तुम्हारी बातें निराधार हैं। मैं हमेशा अपने चुनाव में सही होती हूँ, जिसमें पुरुष भी शामिल हैं, अंजलि ने कहा, उस समय उसके पास जो था उसका दिखावा करते हुए। कयान, जो बहुत परेशान था, उसने तुरंत वीडियो कॉल काट दी। वह बहुत परेशान करने वाली है।